Good morning, everybody, and welcome to this one-day batch. What we have planned for our attempt. Okay, this is a short batch. We can say what we are taking because it's just I'm planning it for half day. और ये बैच लेना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज कहीं नहीं तो कहीं थ्योरी को इतना इम्पोर्टेंस रेगुलर बैच में आप लोगों ने दिया नहीं है और वो मुझे पता है. और सेकेंडली मुझे ये भी पता है कि एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न थ्योरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको अब पता चल गया होगा कि एफ में स्कोर थ्योरी के बाद ही आ सकता है. एफ का 100 मार्क का पेपर विथ इको अगर रहेगा तो आपका स्कोर तभी बढ़ पाएगा जब आप इको भी अच्छे से कर रहे हो. बिकॉज एफ में कुछ टेक्निकल पार्ट ऐसा आ सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा बाउंसर जाए एक आधा पार्ट, और उस टाइम पे थ्योरी ही है जो बचा सकता है आपको स्कोर की हद तक. सो वी कैन नॉट इग्नोर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न. और आपको शायद ये देखकर पता चल गया होगा अब तक तो कि इको फॉर फाइनेंस सेल्फ स्टडी से भी नहीं होता है, क्योंकि इसका सिलेबस ही ऐसा है. इसके लेवल ऑफ यू कैन से व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, इट्स नॉट द 8th and 10th स्टैंडर्ड व्हाट यू हैव लर्नड. अगर कभी CBSE में पढ़ा भी रहेगा तो तुमने. एंड रहा सवाल SSC बोर्ड का, तो फिर तो अपना दूर दूर तक संबंध नहीं है कि अपन ने ऐसा कुछ देखा भी रहेगा. सो बेटर रहेगा कि आज का इस बैच का आप पूरा फ़ायदा उठाओ, और हो सके उतना डिस्कशंस के साथ अगर ये बैच आगे बढ़े तो मुझे मोटिवेटेड लगेगा. तो इसलिए आप जब मैं कुछ पूछूं, मैं कुछ बताऊं आपको, तो आपने उसके ऊपर एटलीस्ट जवाब देना चाहिए. और अगर आपको जवाब नहीं पता तो एटलीस्ट मुंडी ऐसे करो एटलीस्ट तो कम से कम ये मुझे समझेगा कि आपको समझ रहा है. एंड डेफिनेटली आप डाउट भी पूछ सकते हो, डाउट पूछना कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप डाउट पूछो बट मेरे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होने के बाद, ताकि आपका डाउट जो रहेगा वो मेरे एक्सप्लेनेशन के अंदर मुझे लगता है कवर हो ही जाएगा. ओके, ज़्यादा लोड लेना नहीं है इस सब्जेक्ट का. बहुत स्कोरिंग है अगर आप पॉजिटिवली इसके साथ आगे बढ़ो तो डेफिनेटली, क्योंकि 2 मार्क 3 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. 8-10 मार्क का कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहा है. आपको पूरा 10-12 पॉइंट्स रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो जो पॉइंट पूछे जा रहा है उसका टू दी पॉइंट आंसर क्या हो सकता है. नो डाउट 2-3 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप हाफ पेज 1 पेज भरोगे नहीं, बीकॉम नहीं है. थोड़ा कंट्रोल कर लेना उस टाइम पे. और सिर्फ इतना बात याद रखना कि आप 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट भी लिखोगे तो वो 2 पॉइंट टू दी पॉइंट अगर रहेंगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं. प्रेजेंटेशन थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट्स, थ्योरी क्वेश्चन से इसलिए, थ्योरी सब्जेक्ट इसलिए पॉइंट वाइज अगर रहेगा तो और बेटर बनता है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग ध्यान रखेंगे. आज के इस पूरे सिलेबस को मैं पॉइंट वाइज ही आपसे डिस्कस करूंगा कि ये आता है तो इसमें ये 2 पॉइंट आएंगे, उसमें ये 3 पॉइंट है, पहला नंबर ये आएगा, दूसरा ये आएगा. नो डाउट जैसे रेगुलर बैच में हर चीज़ पे बहुत डिटेल में डिस्कशन होता है, आप ये एक्सपेक्ट करना मत कि इस बैच में वैसा हो सकता है. बट येस, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ये सब बातें याद दिला दूँ जो हमने बैच में देखी रहेगी. और जिन्होंने बैच नहीं भी किया रहेगा एटलीस्ट आपको फेयर आइडिया आ जाएगा सिलेबस के हद तक कि आपको लिखना क्या है. ठीक है, तो शुरू करें हम लोग. आज के इस लेक्चर का एजेंडा ऐसे है कि हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 1 इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग. और इसके अंदर बहुत से अलग अलग यूनिक कंसेप्ट्स है. इसी चैप्टर को बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बट येस डेफिनेटली आई कैन से यू वन थिंग कि यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है. तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करते साथ ही उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो ICI दे रहा है वो सिर्फ चैप्टर 1 से दे रहा है. जबकि मेरे टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो बाकी चैप्टर के हद तक भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अपन ने मॉड्यूल से लिए है और वो क्लास में डिस्कस भी किए. बट अगर आप RTP देखो, अगर आप दोनों अटेम्प्ट का RTP देख लो, पिछले अटेम्प्ट का और इस बार का भी, आप पिछले अटेम्प्ट का पेपर देख लो, फाइनल पेपर, आपको मॉक पेपर देखने के बाद में भी ये समझेगा आप भी, इस बार का भी और पिछले बार का भी, कि ICI प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हद तक सिर्फ चैप्टर नंबर 1 को ही देख रहा है. जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन आंसर्स, उसके लिए सिर्फ चैप्टर नंबर 1 ही कंसिडर कर रहे वो लोग. तो मुझे लगता है कि हमने ये सभी मटेरियल से जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हैं वो आज सॉल्व कर देने चाहिए साथ में, ताकि आपका सभी कवरेज कंप्लीट हो जाए अच्छे से एकदम. और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर्स जो आएंगे उसके हद तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि RTP में भी नहीं है, पास्ट एग्जामिनेशन में भी नहीं है और मॉक एग्जाम में भी नहीं है. और अगर आपको ज़रूरत गिरती भी है तो आपके पास रेगुलर नोट्स रहेंगे, वो रेफर कर लो. जिसके पास नहीं है आप फोटो कॉपी ले सकते हो, क्योंकि आपको समझेगा कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पर हमने कवर किए हैं अच्छे से. और वो जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो मॉड्यूल से भी लिए हुए, तो आप मॉड्यूल भी रेफर कर सकते हो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं. चैप्टर 1 इस तरीके से एंड करने के बाद चैप्टर 2, 3, 4 की तरफ जाएंगे हम लोग. उसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, बट जो भी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, क्या क्वेश्चन आएगा, क्या लिखना है आपको, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन रहेगा आज. कंसेप्चुअल डिस्कशन का एक्सपेक्टेशन मत रखना.
बट आपको मैं क्वेश्चन क्या आएगा लिखना क्या है, क्वेश्चन क्या आएगा लिखना क्या है, मीनिंग क्या है, थोड़ा थोड़ा याद दिलाते जाऊंगा शॉर्ट शॉर्ट में, ताकि आप प्रिपेयर हो जाओगे आपको लिखना क्या है। ठीक है, एक रिकमेंडेशन है मेरा, जितने टाइम में बात करूं जितने टाइम में लिखूं आपको भी लिखना है। अगर मैं कुछ डिक्टेट कर रहा हूं तो आपको लिखना है, वो समझ लो बात को, आपको लिखना है। और जितना शॉर्ट समरी नोट्स में लिखोगे उतना आपके लिए बेटर है। पूरे सेंटेंस फॉर्म में मत लिखते रहो, शॉर्ट समरी नोट्स में लिखते जाओ। कीवर्ड्स ऐसे ढूंढो जिसके थ्रू आप वो पूरा आंसर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, यूनिट 1 चैप्टर 1। चैप्टर 1 यूनिट 1, ये पूरा सीक्वेंस आईसीआई के मॉड्यूल का भी रहेगा, आपके नोट्स का भी रहेगा और इसमें सबसे पहले चीज आती है नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो जनरल डेफिनेशन एक है और एक सीएसओ ने देखा हुआ डेफिनेशन, दिया हुआ डेफिनेशन है। जनरल डेफिनेशन एज वेल एज सीएसओ ने दिया हुआ डेफिनेशन है। तो हम लोग पहले जनरल डेफिनेशन की बात करेंगे। आप हेडिंग दे दो नेशनल इनकम, ये पहला क्वेश्चन है आपका। नेशनल इनकम, व्हाट एग्जैक्टली इज नेशनल इनकम? इट इज द नेट वैल्यू, तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे नेट वैल्यू ऑफ all the economic goods and services, all the economic goods and services। economic goods समझते हैं आपको? वो goods जो आप पैसों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, प्लेजर हॉबी के लिए नहीं कर रहे हो। all the economic goods and services within the domestic territory, within the domestic territory of our country, within the domestic territory of our country, in an accounting year, in an accounting year। do you think ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गया है? नेशनल इनकम बोल सकते हैं हम इसको? नहीं बोल सकते, क्या गड़बड़ है इसमें? डोमेस्टिक टेरिटरी बोला है ना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा इसके अलावा? यस, तो लिखो आगे लास्ट में प्लस एनएफआई, प्लस एनएफआई। तो ये बन गया आपका जनरल डेफिनेशन विच इज फॉर नेशनल इनकम। बट अभी नीचे लिखेंगे हम लोग सीएसओ डेफिनेशन। व्हाट इज सीएसओ? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सीएसओ ने जो डेफिनेशन दिया है नेशनल इनकम का, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में, वो डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे sum total of all final GNS, goods and services okay, produced within the domestic territory as well as, क्या इंडिया के बाहर भी ना, तो क्या बोलना पड़ेगा? रेसिडेंट्स बोलना पड़ेगा आपको। रेसिडेंट्स क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल रेसिडेंट्स। फिर डोमेस्टिक टेरिटरी का रेफरेंस यहां पे नहीं देंगे हम लोग बोलेंगे बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ आवर इकोनॉमी। तो नीचे लिखेंगे बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, मे बी इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर। इंडिया के अंदर रहेगा तो डोमेस्टिक टेरिटरी, और इंडिया के बाहर रहेगा तो प्लस एनएफआई के थ्रू आ जाता है फिर, जब मैं बोलता हूं नॉर्मल रेसिडेंट्स, बराबर है। एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ, देखो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनकम। क्या क्या आता है? इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। करेक्ट? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर। इन एन अकाउंटिंग ईयर, इंडिया के तक वो फाइनेंशियल ईयर होता है। करेक्ट? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन नेशनल इनकम पर। इसमें पहला डेफिनेशन जनरल डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन सीएफओ का डेफिनेशन, सीएसओ। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप क्या बोलता है क्वेश्चन का? फंक्शंस ऑफ एसएनए। व्हाट इज एसएनए? सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग। ओके, इस केस में क्या होता है? अकाउंट सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स क्या करता है? मानो मैं आपको असिस्ट करता है
आपके नेशनल इनकम काउंटिंग में जो भी आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए। तो इसमें क्या बोलोगे आप लोग? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज SNA, सिस्टम ऑफ national accounts? Function what SNA does for us? SNA, system of national accounts. So ये देता है आपको conceptual clarity about what? About basic concepts, about definitions. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर basic concepts. दूसरा definition of terms used, definition of terms used किस चीज में? इन नेशनल अकाउंटिंग, इन नेशनल अकाउंटिंग, आपके देश के पूरे अकाउंटिंग में जब नेशनल इनकम काउंटिंग की बारी आती है उस वक्त आपको जो भी चीजों के अंदर बेसिक प्रॉब्लम्स आते हैं आप इनको रेफर कर सकते हो। इट इज डेवलप्ड बाय हुम? इट इज डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। इसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू कैन से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कि कैसे आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग करोगे। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर योर accounting part. So it also provides conceptual framework for, you can say, accounting framework. For accounting framework, helpful for, नीचे लिखेंगे helpful for compilation, helpful for compilation and reporting of macroeconomic statistics। मतलब पूरे नेशन के तक जो हमें नंबर्स मिलते हैं उनको कैसे कंपाइल किया जाता है और उनको कैसे रिपोर्ट किया जाता है, उसके तक जो भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिए आपको कंप्रिहेंसिवली वो प्रोवाइड करता है आपको। कंप्रिहेंसिवली मतलब कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिवली, ओके, तो वो प्रोवाइड करता है आपको। एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से आप एनालाइज कर सकते हो इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसे जा रहा है। तो लास्ट में लिख सकते हैं हम लोग ऑल्सो यूजफुल फॉर एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग performance of economy, and this is developed by United Nations। लिखा है ना अपन ने, it is developed by United Nations। it will be useful for all the conceptual part। आपको नेशनल अकाउंटिंग के तक कुछ भी रेफरेंस गाइड चाहिए तो आप इनको रेफर कर सकते हो, ओके। नाउ बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, ऑब्वियसली वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड जीडीपी का रिलेटेड पूरा कंसेप्ट। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक ऐसा मास्टर डिस्कशन करेंगे अभी यहाँ पर जिससे आने वाले सभी क्वेश्चंस के आंसर हमको आसानी से टैकल हो जाए। तो आपको सबसे पहले लिखना है ऊपर जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी? डोंट टेल मी द लॉन्ग फॉर्म, आई नो यू नो इट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट व्हाट एग्जैक्टली इट इज? सम मनी वैल्यू ऑफ ऑल द final goods and services including depreciation produced within the domestic territory, only domestic territory of our country, okay, in an accounting year, okay। अब जीडीपी के अंदर हम लोग लिखेंगे 4 टाइप। ओके, तो सबसे पहला टाइप हम लोग जीडीपी का लेंगे, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, आपको याद है इसको और क्या बोला जाता है? रियल जीडीपी, वेरी गुड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल जीडीपी। वेरी वेरी यूजफुल कंसेप्ट।
रियल लाइफ में बहुत बार यूज होता है। एंड याद रखना पर कैपिटा इनकम कैलकुलेशन के लिए भी यही यूज होता है। पर कैपिटा इनकम कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ओके, तो दैट गिव्स यू पर कैपिटा इनकम। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज रियल जीडीपी या व्हाट एग्जैक्टली इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस? सपोज वी आर मेजरिंग द जीडीपी फॉर द ईयर 2017-18, ठीक है, 17-18 का हम लोग जीडीपी मेजर कर रहे हैं। तो हम लोग यहां पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब प्रोडक्शन कौन से साल का लेंगे, 17-18, मगर इसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए बेस ईयर का प्राइस लिया जाएगा। सो हम लोग इनटू प्राइजेस ऑफ मे बी 2011-12 ले रहे हैं। बेस ईयर मेरे एग्जांपल में क्या है, 2011-12 है, मगर प्रोडक्शन कौन से साल का है, 17-18 का है। ऐसा क्यों किया जाता होगा, और ये ऐसा करने के बावजूद भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फिर? एग्जैक्टली इन्फ्लेशन का इफेक्ट अगर आपको नलीफाई करना है, आपको ये देखना है कि सच में प्रोडक्टिविटी वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ प्राइस की वजह से फिगर्स आगे बढ़ रहे हैं। ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग ये बेस को आगे लेके चलते हैं। हम लोग कांस्टेंट प्राइसेस के बेस को आगे लेके चलेंगे, और ये बहुत यूजफुल है इवन फॉर कंपैरेटिव पर्पस। अगर मैं मेरे ही कंट्री का इनकम मेरे पिछले साल के साथ कंपेयर करना चाहता हूं, तो बेटर रहेगा कि मैंने रियल जीडीपी के बेसिस पे करना चाहिए, मतलब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस के बेसिस पे करना चाहिए। क्योंकि इसके पिछले साल के प्रोडक्शन के लिए क्या कैलकुलेशन के अंदर क्या होगा मालूम है आपको, प्रोडक्शन ऑफ 2016-17 again multiplied by prices of 11-12, not 10-11, not 10-11, it will be 11-12। अब मुझे बोलिए पिछले साल का भी हम लोग प्राइजेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं कौन से, 11-12, इस बार के लिए भी प्राइजेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11-12। तो एक्चुअली हम लोग प्राइजेस का इफेक्ट तो नलीफाई कर रहे हैं, इन्फ्लेशन का इफेक्ट आने ही नहीं दे रहे। और अगर पिछले बार के फिगर के कंपैरिजन में इस बार का फिगर बढ़ रहा है, सो इट कैन बी वेरी क्लियर दैट इट इज ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल आउटपुट। करेक्ट? सो ये था आपका रियल जीडीपी। अब हम बात करेंगे जीडीपी एट क्या होता है, करंट प्राइसेस। जीडीपी एट करंट प्राइसेस को और दूसरा नाम क्या है, और इसी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, और ये ज्यादा यूजफुल नहीं है बिकॉज इसके अंदर दो चीजों का इंपैक्ट आ रहा है। इसके अंदर प्रोडक्शन का इंपैक्ट है एंड प्राइजेस का भी इंपैक्ट है। कैसे प्राइस का इंपैक्ट है देखिए, इसको कैलकुलेशन करना रहेगा अगर मुझे 17-18 के लिए, तो हमने लेना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ 17-18 एंड मल्टीप्लाइड बाय प्राइजेस ऑफ 17-18। अब इससे क्या हुआ, प्राइस इफेक्ट नलीफाई हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर पिछले साल के साथ कंपैरिजन करना है तो कितने गलत रिजल्ट्स आ सकते हैं हमारे सामने। शायद ऐसा होगा कि पिछले बार 16-17 में जो प्रोडक्शन हुआ था आपने मल्टीप्लाई किया 16-17 के प्राइसेस के साथ। अब इस बार जो प्रोडक्शन हो रहा है 17-18 का, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 17-18 के प्राइसेस के साथ। ऑब्वियसली दो फिगर को कंपेयर कर रहे हो, इस बार का फिगर बढ़कर आ रहा है और आप खुश हो रहे हो। आपको लग रहा है कि इस बार का फिगर बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा जीडीपी बढ़ गया, बट वो जीडीपी बढ़ा बिकॉज ऑफ टू रीजंस, वन ऑफ द एनी टू रीजन और बोथ द रीजन माइट बी पॉसिबल। एंड पहला रीजन क्या है उसका, इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो सकता है, और दूसरा हो सकता है इंक्रीज इन प्राइसेस, दैट इज इन्फ्लेशन। करेक्ट? तो जस्ट टू राइट इट इन वेरी समरी फॉर्म वी कैन से इट हैज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। और यहां पर क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन इफेक्ट इज नलिफाइड। Inflation effect is nullified. Now coming to third part, GDP at market price एंड आपको पता है इसके साथ क्या लिया जाता है, फोर्थ टाइप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस? indirect taxes and subsidies. Can we club and say something for it? Net indirect taxes. Wonderful. So किसमें included है ये already?
मार्केट प्राइस आप देखते हो ना, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। मार्केट प्राइस जब जब देखा है तब तब आगे क्या देखा है ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। इसका मतलब उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड है, इनडायरेक्ट वाले, और हमें उसको लेस कर कर पहुंचना है फैक्टर कॉस्ट पर। तो हम लोग बोलेंगे अगर मुझे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, then I can say this is equal to GDP at market price minus indirect taxes plus subsidies. Why we are adding subsidy? Because subsidy is something which we receive from government. अगर हम पेमेंट टू गवर्नमेंट को अगर लेस कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब्सिडी को हमने ऐड करना चाहिए, करेक्ट। सो हमारा सब्सिडी को ऐड अप कर लिया। ये पार्ट सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है हमारे पास, ऐड करना पड़ेगा आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेस करने पड़ेंगे आपको सब्सिडीज, ताकि आपको मिलेगा आपका फिगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जैसे कि आपने करेक्टली बताया, ये दोनों को मिलाकर बुलाया जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो केयरफुल रहना चाहिए एग्जाम में क्या बोल रहे हैं वो लोग। अगर आपको उन्होंने नेट वर्ड यूज किया है तो सब्सिडी का इफेक्ट अलग से देने की जरूरत नहीं होती है। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे गोइंग फ्रॉम वन कंसेप्ट टू अनदर कंसेप्ट। सपोज वी आर एट जीडीपी मार्केट प्राइस, वी आर एट जीडीपी मार्केट प्राइस, इसमें से लेस डेप्रिसिएशन कर लो, जिसको कंजम्पशन ऑफ कैपिटल एसेट बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल एसेट बोलते हैं। आपको समझ रहा है इस वर्डिंग से क्या समझ रहा है आपको? कैपिटल एसेट मतलब मशीनरी वगैरह, इनका कंजम्पशन मतलब डेप्रिसिएशन, यूसेज हो रहा है, इससे इनकी वैल्यू कम हो रही है, इसको हम लोग कंजम्पशन बोलेंगे। सो लेस डेप्रिसिएशन करने से हमको क्या मिला, एनडीपी मार्केट प्राइस मिला, एनडीपी मार्केट प्राइस मिला। अब हमको डोमेस्टिक वर्ड को चेंज करना है, डोमेस्टिक वर्ड को क्या करेंगे, प्लस एनएफआई करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे बार बार प्लस क्यों बोल रहे सर, क्योंकि अगर माइनस रहेगा तो वैसे भी प्लस एंड माइनस माइनस ही आने वाला है ना, तो मेरे लिए तो बेटर रहेगा कि सेफर साइड पे मैं उसको प्लस बोलूं। अगर फॉर एग्जांपल एनएफआई, एनएफआई पता है आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। व्हाट इज द लॉजिक, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। समझ रहे हो क्या? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हमने कितना कमाया बाहर से, माइनस उन्होंने कितना कमाया हमसे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर हमने कमाया 1000, उन्होंने कमाया 800, तो हमने नेट कमाई 200 की है, तो ऑब्वियसली दैट इज एनएफआई नाउ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बट ऐसा हो सकता है कि हमने 1000 कमाया और उन्होंने 1100 कमाया, हमने 1000 कमाया उन्होंने 1100 कमाया, तो हमारा एनएफआई है नेगेटिव 100 होगा। तो नेगेटिव 100 होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे प्लस माइनस 100 करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो माइनस ही होने वाला है। एनडीपी से अगर एनएफआई ऐड अप कर लेंगे तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा आपको। एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिल गया, हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐड कर लेंगे, लेस करना चाहिए, लेस कर लेंगे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्यों लेस किया? क्योंकि मार्केट प्राइस इज इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस इज इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपको लेस करना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स और ऐड करना चाहिए सब्सिडी, तो आपको मिल जाएगा आपका एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, और इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये फ्लो याद रखो, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स आते हैं आपको, वो सभी कंसेप्ट्स आप इस फ्लो के थ्रू समझा सकते हो। थ्योरी क्वेश्चन में भी, थ्योरी क्वेश्चन में भी आप अच्छे से समझा पाओगे अगर आपको ये कंसेप्चुअल फ्लो अच्छे से पता रहेगा तो, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस को हम लोग समेशन ऑफ वैल्यू एडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समेशन ऑफ वैल्यू एडिशन। आपको जनरली कौन से मेथड में जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलता है? प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड में मिलता है, एक्सपेंडिचर मेथड में भी मिलता है, डिपेंड करता है आपके डेटा आपने क्या क्या लिया है। आपको दोनों मेथड में क्या मिलता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ओके। और आपको अगर तीसरा मेथड है वो है इनकम मेथड। इनकम मेथड से क्या मिलता है आपको एग्जैक्टली?
वो डिपेंड करता है आपने डेटा कहाँ से लिया है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपने डेटा प्रोड्यूसर से लिया है या आपने डेटा पब्लिक से लिया है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एंड इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिला है। और जनरली ये पार्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग के हद तक आपको यूजफुल रहेगा कि आप कौन से मेथड से आंसर निकाल रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है। ओके, आपको पता होता है काफी बार आप ऐड क्या करने वाले हो, लेस क्या करने वाले हो, सब कुछ पता रहता है, बट वो क्या मिल रहा है ये याद नहीं रहता है आपको, बराबर ना। तो वो उसका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। हम लोग जाते हैं इसके अगले पड़ाव पर, वो है मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशंस। ओके, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? 3 मेथड्स। उसमें से पहला मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले अभी, और वो है वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड। ओके, तो यू कैन राइट देयर मेथड्स में पहला मेथड, हेडिंग दो पहले, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। उसमें पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड। वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज समेशन ऑफ ऑल द वैल्यू एडिशंस। बट फिर उसके लिए कैसे मेथोडोलॉजी क्या होती है? 2016 हम लोग सबसे पहले इस केस में क्या करते हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी को, इस मेथड में हम लोग इंडियन इकोनॉमी को लिखते जाओ, मैं बाद में वेट नहीं कर सकता हूं आपके लिए। इंडियन इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, सेकेंडरी इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड थर्ड टर्शियरी इंक्लूड्स सर्विस सेक्टर। आप हर सेक्टर को क्या करोगे, सब सेक्टर में डिवाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल टर्शियरी सेक्टर का सब सेक्टर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सब आ जाता है, राइट, टेलीकम्युनिकेशन, हर चीज जो आप देखते हो जो सर्विस सेक्टर में होती है, तो उसका सब सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे ट्रांसपोर्ट, एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस वगैरह सब 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 इसी में आता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब सेक्टर के अंदर यूनिट को देखेंगे, यूनिट को देखेंगे। तो ट्रांसपोर्ट का कोई भी एक यूनिट, ओम ट्रांसपोर्ट, ये एक सपोज क्या बन गया हमारे लिए यूनिट, ओम ट्रांसपोर्ट, ये क्या बन गया, एक यूनिट है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक यूनिट का वैल्यू एडिशन निकालेंगे यूजिंग अ पर्टिकुलर फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडिशन बाय दैट यूनिट? उसके नीचे लिखो वैल्यू एडेड बाय अ यूनिट, वैल्यू एडेड बाय अ यूनिट इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ने जितना भी इनकम कमाया इनवॉइसिंग के थ्रू, वो उसका आउटपुट का ग्रॉस वैल्यू हो गया, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडियरी G&S, गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड। समझे क्या, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड। तो फॉर एग्जांपल ओम ट्रांसपोर्ट ने जो भी सर्विसेज यूज किए रहेंगे, ड्राइवर सर्विस, क्लीनर सर्विस, किसी और ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक वगैरह लिया रहेगा, तो ये सब बन गए उनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। तो जितनी भी वैल्यू उन्होंने कस्टमर को इनवॉइसिंग करके कमाई है, माइनस जितनी भी वैल्यू ये कमाई के लिए उनको पे करनी पड़ी है, राइट, वो हम लोग लेस करके वैल्यू एडिशन बाय अ यूनिट निकालेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एडिशन बाय अ यूनिट। ऐसे हम लोग जितने भी ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, ओम ट्रांसपोर्ट जैसे, उतने सभी की अगर हम लोगों ने वैल्यू एडिशन ऐड कर दिए तो हमें क्या मिलेगा, सब सेक्टर ट्रांसपोर्ट लेवल का वैल्यू एडिशन। ऐसे ही सभी सब सेक्टर लेवल के अगर हमने वैल्यू एडिशन ऐड किए, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, तो हमें क्या मिलेगा, सेक्टर लेवल का वैल्यू एडिशन। ऐसे ही हमने अगर तीनों सेक्टर का ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी का समेशन ऑफ वैल्यू एडिशन, इंडियन इकोनॉमी का समेशन ऑफ वैल्यू एडिशन मिलेगा। एंड इसको हम लोग क्या बुलाना पसंद करेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आपके अंदर सवाल आ रहा होगा, सर ये मार्केट प्राइस क्यों है और ये जीडीपी क्यों बोल रहे हैं आप, हमने कहीं पर भी डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया है,
पॉइंट नंबर 1, दैट मीन्स इट इज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. पॉइंट नंबर 2, जो भी हम लोगों ने लिया है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट लिया है. ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको जनरली किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस पे मिलता है. और हमने ये जो भी किया ये इंडियन इकोनॉमी की हद तक किया है, इसलिए ये डोमेस्टिक हो गया. हमने जो भी किया है ये इंडियन इकोनॉमी की हद तक किया है. अभी तक तो एनएफआई का इफेक्ट आया भी नहीं है. इसका मतलब ये बन गया जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. समझे यहां तक? चलिए इसके आगे आपको पता है, इसमें अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो मिलेगा आपको. हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है नेशनल एंड डोमेस्टिक का डिफरेंस बताओ. नेशनल एंड डोमेस्टिक का डिफरेंस बताओ. क्या लगता है आपको? मिला क्या क्वेश्चन आपको? बाकी सब क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए. एक बार देख लो आपको चाहिए तो. टर्म जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने देख लिया है. हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनल गुड्स देखा है. व्हाट इज फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजम्पशन. टू हुम? टू फाइनल कंज्यूमर. ओके, इसका मतलब उसको खरीदने वाला कस्टमर कौन है? जो फाइनल कंज्यूमर है. कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क होता है क्या? यस, कस्टमर इज जस्ट अ परचेसर बट कंज्यूमर इज द यूजर. आप समझ रहे हो? तो दिस फाइनल गुड्स आर परचेज्ड बाय या फिर यूज्ड बाय डायरेक्टली कंज्यूमर. ओके, रिटेलर खरीदता है, होलसेलर खरीदता है. दे आर कस्टमर ऑफ डीलर बट दे आर नॉट कंज्यूमर बिकॉज दे हैव परचेज्ड इट फॉर सेलिंग इट. दे हैव परचेज्ड इट फॉर सेलिंग इट. आप समझ रहे हो क्या? मगर कंज्यूमर कौन होता है? जो परचेज कर रहा है डायरेक्टली खुद के कंजम्पशन के लिए. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो होते हैं. एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएरी गुड्स एंड फाइनल गुड्स. इंटरमीडिएरी गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल टायर्स, बैटरीज, they are produced obviously to supply to end consumer also and to supply to manufacturer also. So अगर मैं बैटरी या टायर की बात करूं जो कि एक कंपनी बना रहा है एक्साइड या जेके टायर और वो सप्लाई कर रहा है डायरेक्टली टाटा मोटर्स को, तो इनके ये प्रोडक्ट का फिनिश्ड प्रोडक्ट का वैल्यू हम लोग हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करते बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएरी गुड्स. बट यही अगर इसका कुछ पोर्शन, ये पार्ट चला गया मारुति सुजुकी को, होंडा को. बट अगर यही एक्साइड कंपनी या यही जेके टायर्स डायरेक्टली मार्केट के लिए, मार्केट कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते तो ऑब्वियसली ये कौन खरीदने वाला है? एंड में कौन खरीदने वाला है? कंज्यूमर खरीदने वाला है. तो ये बन जाएगा फाइनल गुड्स इन दैट केस. सो सम गुड माइट बी फ्रॉम वन एंगल इंटरमीडिएरी, फ्रॉम अनदर एंगल फाइनल. डिपेंड्स हु इज गोइंग टू परचेज इट. आप समझ रहे हो क्या? किसको बेचा गया उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या करना है. एंड इंटरमीडिएरी गुड्स जनरली नेशनल अकाउंटिंग में क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगा, इसलिए उसको अवॉइड ही किया जाता है. लेते ही नहीं हम लोग फिर. ओके, अगर सोचा जाए कि लेंगे अभी, अगली बार उतना वैल्यू माइनस कर देंगे, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू ट्रैक इट. इसलिए हम लोग इंटरमीडिएरी गुड्स का वैल्यूएशन कभी भी लेते ही नहीं है जिस साल वो इंटरमीडिएरी होते हैं. जिस साल वो फिनिश गुड्स में चले जाएंगे उस साल ही लिया जाएगा. मेरे एग्जाम्पल में कार की वैल्यू ली जाएगी मगर टायर या बैटरी की वैल्यू नहीं ली जाएगी क्योंकि कार की कीमत में ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो. Economic activity, non-economic activity, all those activity which are done for production purpose and they are for your livelihood, for your earning of money is called as economic activity. But those things which you do out of your pleasure is non-economic activity. Since I love teaching, I am doing teaching, it is non-economic activity. बोलना सही रहेगा क्या? नहीं, because I am charging fees. If the moment I say that it's free coaching for every time, everybody, anything, any person coming to me, so ये बन जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. पर्सन वही रहेगा, सर्विस वही रहेगा, सिर्फ कैरेक्टर चेंज हो गया उसका. समझे? हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए हम लोग कौन से एक्टिविटी लेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी ही लेंगे बिकॉज वही हमारे आगे काम में आते हैं. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फाइनल कंजम्पशन वाले जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो लिए जाते हैं क्या? फाइनल गुड्स ही लिए जा रहे हैं. बट फाइनल गुड्स कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी यूज करता है. वो लिए जाएंगे या छोड़ दिए जाएंगे? लिए जाएंगे वो, क्योंकि फाइनल प्रोड्यूसर उसको मनी पर्पस के लिए प्रोड्यूस कर रहा है और उसके बिजनेस का वो प्रोडक्शन है. उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकते क्योंकि उसने वो आउट ऑफ प्लेजर नहीं बनाया था, आउट ऑफ कंसर्न ऑफ अर्निंग मनी बनाया था. और उसी में से अगर कुछ पार्ट अगर जो प्रोड्यूसर है वो खुद के कंजम्पशन के लिए यूज करता है तो सेल्फ कंजम्पशन इंप्यूटेड फॉर्म में कंसिडर किया जाता है.
उसका नोशनल वैल्यू लिया जाता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए। सेकेंड हैंड गुड्स वगैरह लिए जाते हैं क्या? नहीं लिए जाते। सेकेंड हैंड गुड्स क्यों नहीं लिए जाते? उसका इनकम क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि वो ऑलरेडी कंसिडर हो चुका था जिस साल वो प्रोड्यूस हुआ था, जब वो पहली बार फर्स्ट हैंड था। करेक्ट। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेशनल एंड डोमेस्टिक का डिफरेंस आप वो डायरेक्टली इससे समझ सकते हो कि आप लिख भी लो। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। 8 के अंदर नेशनल इज नथिंग बट, बोलो अगर हम लोग डोमेस्टिक और नेशनल की बात करेंगे तो कौन सा टर्म छोटा है? डोमेस्टिक टर्म छोटा है और नेशनल टर्म बड़ा है, बिकॉज नेशनल की बात करेंगे तो नॉर्मल रेसिडेंट्स जो कमा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, और नॉर्मल रेसिडेंट्स सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहे हैं क्या? उसके बाहर भी कमा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में हम लोग डोमेस्टिक में क्या ऐड करना चाहिए? बाहर की कमाई। मगर जैसे हमारे रेसिडेंट्स बाहर से कमा रहे वैसे उनके रेसिडेंट्स भी हमारे पास से कमा रहे, तो हमें लिखना चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड whenever I say net, it is always after deducting what they have earned. It might be positive, might be negative also. Obviously negative रहेगा तो plus and minus minus बनेगा. So can I say national is greater than domestic if NFI is dash? Everyone, yes, it is positive. And national is less than domestic if NFI is negative. NFI is negative. लिखा? समझे? इजी पार्ट है ये। आगे बढ़ते हम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फैक्टर कॉस्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सुना है ना आपने? हर कॉमर्स के स्टूडेंट को ये क्वेश्चन तो जरूर आता है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोल भी लो, आपको मन को शांति हो जाएगी। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इनके जो रेम्यूनरेशंस होते हैं इनको बोले जाता है फैक्टर इनकम। क्या बोला जाता है? फैक्टर इनकम। जो होता है वेजेस, इंटरेस्ट और क्या होता है? रेंट, एंड लास्ट में होता है प्रॉफिट्स। सो ऑब्वियसली ये होता है फैक्टर का इनकम और फर्म के एंगल से कॉस्ट। फर्म के एंगल से बन गया ये कॉस्ट और फैक्टर के एंगल से बन गया फैक्टर का इनकम। सो फैक्टर कॉस्ट जब हम बोलते हैं तो ऑब्वियसली हम लोगों ने वही चीजें कंसिडर करनी चाहिए जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे किए। शुड आई कंसिडर गवर्नमेंट टैक्सेस इन दैट? शुड आई कंसिडर गवर्नमेंट टैक्सेस इन दैट? और शुड आई कंसिडर सब्सिडी ऑल्सो? सब्सिडीज नहीं कंसिडर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मार्केट प्राइस कैलकुलेशन के लिए इंपैक्ट करता है, इधर फैक्टर कॉस्ट के लिए नहीं करता है। समझे क्या आप? सो फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स summation of all the cost paid to factors of production just now we told. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फैक्टर कॉस्ट के हद तक बोलेंगे। फैक्टर कॉस्ट अगर मुझे निकालना है और मार्केट प्राइस मेरे पास रेडी है, हमने अभी अभी लिखा भी है वो चार्ट के वक्त, क्या करना पड़ेगा बोलो? माइनस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस और ऐड करने पड़ेंगे सब्सिडीज। लिखते जाओ, याद होगा, लिखते जाओ, याद होगा आपको। मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, और इसको हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब एक बात समझ लो आप, सब्सिडीज के थ्रू, इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट एक गैप क्रिएट कर रहा है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच। इसको वेज भी बोल सकते हैं। इट इज क्रिएटिंग अ वेज बिटवीन व्हाट प्रोड्यूसर्स कॉस्ट इज देयर एंड व्हाट कंज्यूमर इज गोइंग टू पे एट द एंड। और इसके बीच के गैप का इफेक्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। करेक्ट? सब्सिडीज की वजह से प्राइजेस कम हो जाते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से प्राइजेस बढ़ जाते हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज टैक्स ऑन टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, एंड दूसरा होता है प्रोडक्ट टैक्स। प्रोडक्ट टैक्सेस आपने जो आपके सिलेबस में पढ़ा है, ये सब तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस वो कौन से होते हैं? टैक्स ऑन प्रोडक्शन होता है या प्रोडक्ट टैक्स होता है? प्रोडक्ट टैक्स होता है। वो क्या होता है? प्रोडक्ट टैक्स। आपने सिलेबस में जीएसटी पढ़ा है, बट आपके आईसीए के मॉड्यूल में उन्होंने सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम, ये सब चीजें दी है। तो एज पर सिलेबस इज कंसर्न आपको ये सब लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट टैक्सेस में जीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम, ये सब आते हैं। जीएसटी लिखा भी नहीं उन्होंने, बट हमको पता है इसलिए हम लिख रहे हैं। ओके, एंड टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन क्या होता है?
क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट को कंपल्सरीली भरने पड़ेंगे, जैसे कि लाइसेंस फीस, जैसे कि पोल्यूशन टैक्स। ये सब टैक्सेस क्या बन गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच यू प्रोड्यूस होते हैं, करेक्ट। तो उसको हम बोलेंगे टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, जैसे कि लाइसेंस फीस, जैसे कि पोल्यूशन टैक्स। और ये सब क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते। तो सबसे मेन बात अगर आपको चाहिए तो उसके नीचे लिखो, दिस इज प्रोडक्ट टैक्स के उधर लिखो रिलेटेड टू क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, रिलेटेड टू क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन। एंड लेफ्ट साइड क्या बोलेंगे, नॉट रिलेटेड टू क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या बुलाया जा रहा है उसको, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। ये कौन से मेथड में आता है, कौन से मेथड में आता है ये, यस इट इज इन इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो एक काम करते हैं, इसको समझने से अच्छा इनकम मेथड ही पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, करेक्ट है क्या। यहीं पे ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इनकम मेथड भी क्लियर हो जाएगा आपको। मुझे बताइए इनकम मेथड में होता क्या है। You divide the income of economy in how many parts? 3 parts. पहला लेबर इनकम, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, लेबर इनकम। सेकंड होता है नॉन लेबर इनकम, जिसको और एक और नाम है कैपिटल इनकम बोलते हैं। नॉन लेबर इनकम और कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम इसलिए बोलते हैं बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग कैपिटल फॉर जनरेटिंग इनकम। और तीसरा होता है मिक्स्ड इनकम, जो जनरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में पाया जाता है। मिक्स्ड इनकम क्योंकि वहां पे लोग पैसा भी लगाते हैं और मेहनत भी, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में। तो जैसे कि हमने हमारी प्रोप्राइटरशिप में पैसा भी लगाया है और मेहनत भी लगाया है, अब ये जो प्रॉफिट आ रहा है इसको हम लोग क्या बुलाए, कैपिटल इनकम या लेबर इनकम। एक्चुअली दोनों भी इनकम है ये, तो इसको कैटेगराइज करना चाहिए हमने मिक्स्ड इनकम में। ऐसा कैटेगरी सेपरेटली इसलिए लाया बिकॉज कंफ्यूजन के मारे हम दोनों को ना छोड़ दे, दोनों कैटेगरी में ना ले लिया और छोड़ दिया उसको, ऐसा ना हो कंफ्यूजन के मारे। इसलिए थर्ड कैटेगरी एक्सक्लूसिवली उसके लिए रखा गया है। जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो वो लेबर है या नॉन लेबर है, आपको कंसेप्चुअली कंफ्यूजन होना चाहिए। ओके तो फिर उसको आप मिक्स्ड इनकम में डाल सकते हो। अब लेबर इनकम में आता है सैलरी, वेजेस, पीएफ, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, सब सब सब, बोनस, कमीशन, वॉट एवर यू गेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर देम, ये बन जाएगा आपका लेबर इनकम। नॉन लेबर इनकम या कैपिटल इनकम में क्या क्या आता है, जो आप कमाते हो बाय इन्वेस्टिंग, जैसे कि रेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं, याद होगा तो आपको, रेंट। फिर आता है आपका डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये सभी कैटेगरी के इनकम जहां पे नॉन ह्यूमन एफर्ट्स, नॉन ह्यूमन एफर्ट्स से आप कमा रहे हो, उसको हम बोलेंगे नॉन लेबर और कैपिटल इनकम। एंड तीसरा आ जाता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आर जनरली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, बिकॉज वी इन्वेस्ट ऑल्सो एंड वी वर्क ऑल्सो, so it's very difficult for us to say whether we are earning that out of investment or out of human efforts, therefore it is the third category, mixed income. Then coming to next part, per capita income, अभी अभी अपन ने बोला था, क्वेश्चन नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम
पर कैपिटा इनकम इज नथिंग बट, आपको नाम से समझ रहा है पर कैपिटा मतलब पर हेड, तो आपको क्या लेना है, रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, एंड दैट विल गिव यू पर कैपिटा इनकम. ऑब्वियसली अगर आपको पर कैपिटा इनकम देखा है तो आपको समझेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको कुछ भी नहीं समझता, आप ऐसा खुश नहीं हो सकते हो कि आपका रियल जीडीपी बढ़ रहा है. आपको देखना पड़ेगा पॉपुलेशन कितना है और कितना बढ़ रहा है. आपके पॉपुलेशन बढ़ने से आपका जीडीपी बढ़ने वाला है. मोर नंबर ऑफ पीपल विल अर्न मोर इनकम ऑल्सो, बट यू शुड सी कि इनकम बढ़ा है ज्यादा या पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ा है. ओके, सो कैन आई से with more real GDP there will be always per capita income higher? No, it depends on the rate of GDP growth rate and the rate of population growth rate. I hope you are getting it. Next point is, how does personal income differs from personal disposal income? So when I say personal income, तो हम लोग पर्सनल इनकम में कौन सी चीजें लेते हैं? अगर पर्सनल इनकम हम लोग निकाल रहे फ्रॉम नेशनल इनकम, तो मुझे एक बात बताइए, आपको एक टर्म पता है, ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे कि सब्सिडीज, जैसे कि स्कॉलरशिप, जैसे गिफ्ट, ये सब चीजें जो होती है, ये आपके लॉ की भाषा में ऐसा बोल सकते हैं विदाउट कंसिडरेशन पे होती है, इसके बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होते हैं. सो कैन आई टर्म दिस एज इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड? क्या बोला रहा हूं मैं इसको? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, बिकॉज मैंने कमाया नहीं है मगर मुझे मिला है. और हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, आपको याद होगा तो, उसको लेते नहीं है, ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते, मगर उसको हमने किस में इंक्लूड करना चाहिए? पर्सनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल मेरी कमाई है 2,40,000. ओके, पर एनम कितनी कमाई है? 2,40,000 की कमाई है. अब सुनो अच्छे से मेरा एग्जांपल, आपने मुझे गिफ्ट दे दिया 60,000, ठीक है, आपने मुझे गिफ्ट दे दिया 60,000 का, तो मेरा कमाई हो गया 3 लाख. बट फॉर रिपोर्टिंग टू नेशनल इनकम पर्पज ऑब्वियसली आई शुड नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट, देयरफॉर आई विल रिपोर्ट ओनली 2,40,000 विच आई अर्नड. ठीक है, करेक्ट है क्या? अब ऐसा भी होता है, देखो कि फॉर एग्जांपल मेरे एम्प्लॉयर ने विनोद रेड्डी सर और सुशील भंडारी सर ने जो एक्सपर्ट फॉर्म किया है, अब ये एम्प्लॉयर ने 40,000 रुपए ड्यू रख दिए, मुझे नहीं पे किया, आउटस्टैंडिंग है आपके अकाउंट्स की भाषा में, 2 लाख रिसीव हुआ है. कैन आई कॉल 40,000 एज इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड? करेक्ट. मुझे नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला पर्सन आया, मेरे सामने बैठा है और मुझे पूछ रहा है व्हाट इज योर इनकम, आई वांट टू रिपोर्ट इट फॉर नेशनल इनकम पर्पस. शुड आई से 2 लाख, 2,40,000 और 3 लाख? 2,40,000. रिमेंबर दिस लॉजिक, यू आर रिपोर्टिंग हाउ मच? 2,40,000. इसका मतलब नेशनल इनकम के लिए आपने टोटल जितना आपको रिसीवेबल था वो भी इंक्लूड करके बोला है. ठीक है, अब नेशनल इनकम से मुझे पर्सनल इनकम निकालना है, तो मैंने क्या करना चाहिए? जो चीज मैंने छोड़ दी थी नेशनल इनकम के वक्त वो मैंने ऐड बैक करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरा पर्सनल इनकम है ना. तो मैंने आपका गिफ्ट ऐड करना चाहिए ना. 240 में मैंने क्या ऐड करना चाहिए? 60,000. करेक्ट है क्या? तो 240 में आई विल ऐड 60,000. व्हाट इज दैट? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड. इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड. और इसमें से मैंने लेस कर देना चाहिए इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड. इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये मैंने लेस क्यों किया? क्योंकि वो नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूडेड था ना. ऑलरेडी वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के वक्त ही मैंने इंक्लूड करके बोला था, मगर अब मैं मेरा पर्सनल इनकम निकाल रहा हूं तो मुझे जितना एक्चुअल रिसीव हुआ वो लेना चाहिए मैंने, इसलिए मैंने उसको लेस कर दिया है. आर यू गेटिंग? अब मुझे बोलो पर्सनल इनकम नेशनल इनकम से डिफर करता है, इसका मतलब तो समेशन ऑफ ऑल द पर्सनल इनकम विल नॉट गिव मी नेशनल इनकम. रिमेंबर दिस लॉजिक, ओके, बिकॉज वी हैव सम डिफरेंसेस लाइक दिस. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल डिस्पोजल इनकम. इट्स वेरी वेरी सिंपल, नाम से ही समझ रहा है, डिस्पोजल मतलब आप पे छोड़ दिया है, जो मन मर्जी है वैसे खर्च करो. मगर कब गवर्नमेंट ऐसा बोलेगा? जब गवर्नमेंट को आपने उनका 33% का हिस्सा दे दिया,
30% पार्टनरशिप है आपका गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट आपसे क्या लेगा, टैक्सेस। सो आपके पर्सनल इनकम में से अगर आपने माइनस कर दिया पर्सनल इनकम टैक्स, क्या माइनस कर रहे हो, लिखो पर्सनल इनकम टैक्स, तो आपको मिल जाएगा आपका पर्सनल डिस्पोजल इनकम। एंड कुछ कुछ गवर्नमेंट अभी कंपलसरी अगर कंट्रीब्यूशन रख देती है तो माइनस एनी कंपलसरी कंट्रीब्यूशन भी लेस होगा। एनी कंपलसरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सिटीजन साइड टू गवर्नमेंट विल आल्सो बी डिडक्टेड। अभी इंडिया के हद तक क्या हो जाता है, वो सब इनकम टैक्स में इंक्लूडेड हो जाता है। अदरवाइज पता है गवर्नमेंट को कि पब्लिक हड़ताल पे आ जाता है, तो वो गवर्नमेंट क्या करता है, सुपर रिच रहेगा तो सरचार्ज लगाता है, राइट। जैसे आपको पता है 50 लाख के इनकम के ऊपर आपका सरचार्ज है, फिर कितना 1 करोड़ के ऊपर सुपर सरचार्ज बोल सकते हैं हम लोग उसको, हाइयर रेट पे सरचार्ज है। तो ये तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपलसरी पेमेंट बाय सिटीजन टू गवर्नमेंट है, मगर उनको उन्होंने किस में इंक्लूड कर दिया, इनकम टैक्स में इंक्लूड कर दिया। बाकी देशों में उसको सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। आपको गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी दे रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट को आप क्या दे रहे हो, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। तो बट इंडिया में सब कुछ इनकम टैक्स में इंक्लूडेड हो जाता है। ओके, सो नाउ दैट इज पर्सनल डिस्पोजल इनकम। और आपको मैं बता दूं, पर्सनल डिस्पोजल इनकम के साथ इंसान दो ही चीजें कर सकता है, या तो उसको कंजम्पशन कर सकता है या तो उसको सेव कर सकता है। तीसरी चीज इम्पॉसिबल है। अगर आप बोलोगे सर इन्वेस्ट करेगा, तो वो सेव करके ही तो इन्वेस्ट करेगा ना, करेक्ट। सो पर्सनल डिस्पोजल इनकम के लिए तीसरा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला बन सकता है, वो है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। My total consumption and my total savings addition will give me my personal disposal income. Then we have another question which is कुछ तो अलग question, that is question number 14, and question 14 बोलता है हमको what is private income. Private income is nothing but as it sounds वैसा ही है वो। क्या करना पड़ेगा आपको, आपको सिर्फ वही इनकम लेना पड़ेगा जो प्राइवेट ने कमाया है। मतलब कौन सा इनकम नहीं लेना चाहिए आपने, गवर्नमेंट ने कमाया वो इनकम नहीं लेना है, और सिर्फ वही इनकम लेना है जो प्राइवेट ने कमाया है। तो अगर मैं प्राइवेट इनकम निकाल रहा हूं फ्रॉम नेशनल इनकम, तो सबसे पहले लिखो नेशनल इनकम प्लस गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर इनकम। गवर्नमेंट का ट्रांसफर इनकम हम ऐड कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की साइड से हमको मिलता है वो ट्रांसफर इनकम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने पे किया हमको, हमारा पर्सनल इनकम है वो, हमने वो यू कैन से अर्न नहीं किया मगर हमको रिसीव हुआ है, हमने अर्न नहीं किया मगर हमको रिसीव हुआ है। फॉर एग्जांपल सब्सिडीज, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप, ये नेशनल इनकम में इंक्लूडेड था क्या, नहीं था, मगर मेरे पर्सनल इनकम या प्राइवेट इनकम में आना चाहिए ना, तो मैंने उसको ऐड किया है और उसको हमने क्या बुलाया, गवर्नमेंट ट्रांसफर इनकम्स। फिर इसके अंदर वापस से ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट, नेशनल डेट बोल सकते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, मतलब देश ने जितना भी डेट लिया उस पे का इंटरेस्ट। अब ये कौन सा डेट है, जो इंटरनली लिया है, जो इंटरनली लिया है गवर्नमेंट ने, तो किससे लिया है, फिर पब्लिक से लिया है, तो ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट का खर्चा है मगर पब्लिक का इनकम है, इसलिए हमने ऐड किया उसको, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट ऐड किया। फिर उसके बाद लेस किया हमने प्रॉफिट ऑफ, यू कैन से गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, इफ एनी बोलना चाहिए एक्चुअली इसके आगे तो, क्योंकि गवर्नमेंट है। सो प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस अगर रहेंगे तो लेस कर दो, क्यों लेस कर दो, क्योंकि वो प्राइवेट इनकम नहीं है, वो गवर्नमेंट का इनकम है। तो इसमें आप ऐसा डीम्ड पकड़ लो कि गवर्नमेंट को जो भी इनकम मिलने वाला है वो आपको क्या करना चाहिए, लेस कर देना चाहिए, बिकॉज नेशनल इनकम पर्पस के लिए वो ऐड किया था, बट प्राइवेट इनकम नहीं है वो इनकम अर्नड बाय गवर्नमेंट है। समझ गए, तो ये आ गया आपका प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में स्लाइट डिफरेंस ये होता है कि आपका प्राइवेट इनकम वही कॉन्सेंट्रेट करता है जो सिर्फ किसको मिला है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को मिला है, अदर देन गवर्नमेंट को मिला है, उसी का एडिशन किया जा रहा है यहाँ पे। और हम लोग कैलकुलेशन कहाँ से कर रहे हैं, नेशनल इनकम से कर रहे हैं, तो हमको लॉजिकली सोचना चाहिए उसमें क्या इंक्लूडेड था और क्या इंक्लूडेड नहीं था, फिर आपको समझेगा बराबर ऐड क्या करना है और लेस क्या करना है, समझे। देन वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो, क्वेश्चन नंबर 15, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। What exactly is circular flow of income? Actually
आपके जो 3 मेथड है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, वो तीनों मेथड का लॉजिक भी इसी से आता है, सर्कुलर फ्लो से आता है। कोई भी इकोनॉमी में ये सर्कुलर फ्लो कंटिन्यूअसली चलता है। ध्यान दो, सर्कुलर फ्लो लिखा आपने, उसमें सबसे पहले हम करेंगे प्रोडक्शन ऑफ जी एंड एस। व्हाट इज जी एंड एस? गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे तो ऑब्वियसली हमको क्या लगेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगेगा, और ऑब्वियसली हम लोग उनको उनके बदले में उनके रेम्युनरेशन पे करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको फैक्टर सर्विसेज दिए। इकोनॉमिक्स की भाषा समझ रही है क्या? फैक्टर सर्विसेज दिए तो हमने ऑब्वियसली उनको क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है? डिस्ट्रीब्यूशन एज फैक्टर इनकम्स लाइक, distribution as factor incomes like, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, like rent, wages etc. रेंट, वेजेस एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। आपने जो प्रोडक्शन किया उसके बदले में आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद क्या हुआ? वो चला गया हाउस होल्ड के पास, और हाउस होल्ड ने उसको खर्च किया फॉर अवेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म, फॉर अवेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म। तो जब कंजम्पशन होता है, जब हाउस होल्ड जब फर्म की चीजों पे खर्च करता है, मे बी गुड्स मे बी सर्विसेज, तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन। तो यहां पे थर्ड फेज आ जाता है डिस्पोजिशन और कंजम्पशन ऑब्लिक, इसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं आप लोग। इन्वेस्टमेंट इसलिए बोला है क्योंकि पूरा इनकम खर्च नहीं होता है ना, कुछ इनकम सेव होकर इन्वेस्ट भी होता है। सो थर्ड फेज आ गया आपका, वो है डिस्पोजिशन और कंजम्पशन। एंड वापस से वो किस पर जा रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज पे जा रहा है, इसलिए यहां पर आएगा वापस वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जाएगा। जैसे कि अगर मैं फर्म को पेमेंट कर रहा हूं तो फर्म आगे गुड्स एंड सर्विसेज और बनाएगा। मुझे आप बताओ कि प्रोड्यूसिंग यूनिट्स कंटिन्यूअसली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये लोग पहले प्रोड्यूस करते हैं, आपको फैक्टर पेमेंट देते हैं, आप वापस से गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करते हो, और आप पैसा वापस से उनको देते हो, और वो उससे और गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। ये सर्कुलर फ्लो विशियस सर्कल है, और इकोनॉमी हर बार इसी में फंसा रहता है। करेक्ट? आपने इन बिटवीन अगर कुछ सेव भी कर लिया तो आपने वापस से उसको किस में इन्वेस्ट किया? या तो गुड्स बनाने में इन्वेस्टमेंट किया, या तो सर्विसेज बनाने में इन्वेस्ट किया। तो ऑब्वियसली ये सर्कुलर फ्लो में पूरा पैसा आते रहता है, और इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। इसमें एक्चुअली दो टाइप है, एक रियल फ्लो और एक नॉमिनल फ्लो, वो हम लोग बाद में देखेंगे। रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो। अब मैं आपको बात कर रहा था कि आपके जो 3 मेथड्स है, वो तीनों मेथड्स इसी फ्लो से आए। देखिए, ये है आपका प्रोडक्शन फेज, तो इसलिए आपको कौन सा मेथड आ रहा है? ये अगर प्रोडक्शन फेज है तो आपको कौन सा मेथड मिल रहा है? प्रोडक्शन मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। फिर ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू हाउस होल्ड है तो ये आपको दे रहा है आपका, इसको इनकम फेज बोलेंगे। इनकम फेज में आपको क्या मिल रहा है? दूसरा मेथड इनकम मेथड, एंड तीसरा ये मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसको एक्सपेंडिचर फेज बोलेंगे। और ये तीनों फेजेस से हमें 3 मेथड मिलते हैं हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए। अब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हाउ टू अराइव एट ग्रॉस वैल्यू एडिशन। कैसे अराइव होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, हमने बात कर लिया, आपको याद होगा तो। समेशन ऑफ ऑल द वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी गिव्स अस ग्रॉस वैल्यू एडिशन जनरली एट डैश, जनरली एट मार्केट प्राइस। इसमें एक और फॉर्मूला नीचे मिलेगा आपको। ग्रॉस वैल्यू एडिशन के 2 फॉर्मूलेज हैं। एक तो हम बोल सकते हैं समेशन ऑफ ऑल द वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन आपको पता है कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएरी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है? और दूसरा फॉर्मूला इसका ये है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज इन स्टॉक, माइनस इंटरमीडिएरी कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएरी कंजम्पशन। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। व्हाट इज दिस? सेल्स, जो यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करके बेच दिए, ऑब्वियसली वो इसी साल प्रोड्यूस किए रहेंगे ना,
मगर ऐसा है कि शायद सर ओपनिंग स्टॉक में से भी कुछ बिका रहेगा, तो मैं बोलूंगा फिर क्लोजिंग स्टॉक भी कुछ है ना। आप समझ रहे हो क्या? मुझे प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड निकालना रहेगा। अगर क्या निकालना है बोलो? प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फेज, ये पर्टिकुलर फेज में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो मैंने पहले ले लिया बेस किसका? सेल का। बट सेल में ओपनिंग स्टॉक भी सेल हो सकते हैं, तो वो सेल तो लास्ट ईयर प्रोड्यूस किया था। मगर मैं बोलूंगा फिर सेल में इस बार का क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए मैं इसके साथ ऐड क्या कर रहा हूं? ऐड चेंज इन स्टॉक। ऑब्वियसली चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग, द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग। एंड हम लोग ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्यों ऐड कर रहे क्लोजिंग? बिकॉज वो इस साल प्रोड्यूस्ड है, और लेस कर रहे ओपनिंग क्योंकि वो लास्ट ईयर प्रोड्यूस्ड है। और हम लोग कभी भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन के लिए इस बार का प्रोडक्शन लेते हैं। आई होप यू गॉट इट। देन कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, और उसमें उन्होंने पूछा आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएरी कंजम्पशन। आई थिंक वी कैन स्किप इट, इज वेरी इजी। इंटरमीडिएरी गुड्स एंड सर्विसेज जो आपको प्रोडक्शन के लिए लगते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएरी कंजम्पशन। डू वी कंसिडर इंटरमीडिएरी कंजम्पशन इन आवर नेशनल इनकम अकाउंटिंग? नो, बिकॉज वी कंसिडर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और उसमें उसका वैल्यू है। तो आप ये सब लिखोगे लिखते वक्त एग्जाम में, और आप ये भी लिखोगे कि अगर इसको गलती से इंक्लूड कर दिया तो डबल काउंटिंग होगा, नेशनल इनकम इन्फ्लेट हो जाएगा। समझे क्या? ओवर एस्टिमेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ओवर एस्टिमेट हो जाएगा नेशनल इनकम फिर। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हाउ इट इज ट्रीटेड इन नेशनल इनकम। व्हाट डू यू थिंक? शुड इट बी इंक्लूडेड और नॉट? इंक्लूडेड, बिकॉज उसका इंप्यूटेड वैल्यू लिया जाता है। समझे क्या? देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑब्वियसली इसके हद तक तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स है लिखने के लिए, बट मुझे लगता है अगर ये 2 या 3 मार्क के लिए आता है तो आपने सिंपल सिंपल इसका पहले मीनिंग बता देना चाहिए। वो मीनिंग ये रहेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, FI फ्रॉम A, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विल गिव यू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पहली बात ये बता देना चाहिए। दूसरी बात आपने बताना चाहिए कि इफ इट इज पॉजिटिव एंड इफ इट इज नेगेटिव। If it is positive, then I can say GDP is dash than GNP. Very good. GNP is less, GDP is less than GNP. Why less? Because GNP will be more ना, national income will be more, क्योंकि आप NFI ऐड करोगे in real sense। समझ रहे हो क्या आप? क्योंकि आपका NFI पॉजिटिव है। आपका NFI अगर नेगेटिव है तो आप क्या बोल सकते हो कि आप लेस करने वाले हो ना, तो GDP will be greater and GNP will be लेस। क्लियर? सबको समझा? फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। अगर हमने -100 कमाए, मतलब NFI इज नेगेटिव, NFI नेगेटिव रहेगा तो आप क्या करोगे? GDP में से 100 माइनस करके GNP पे पहुंचोगे, तो ऑब्वियसली GNP छोटा हो गया और GDP बड़ा हो गया। अब GDP एंड GNP के और बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताओगे क्या होगा। राहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम की एक कंपनी है जिन्होंने दुबई में कंस्ट्रक्शन किया है इंडियन कंपनी, कंस्ट्रक्शन किया है दुबई में। डू यू थिंक GDP कैलकुलेशन में वो आएगा? GDP कैलकुलेशन में वो आएगा क्या? नहीं आएगा, मगर GNP कैलकुलेशन में वो आएगा। समझे क्या? और वही दुबई की एक कंपनी है, और वो दुबई की एक कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो GDP में इंक्लूड होगा, मगर GNP में इंक्लूड नहीं होगा। आप समझ रहे हो क्या? क्योंकि वो आपके डोमेस्टिक कंट्री में आके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऑब्वियसली वो होगा ऐड। मगर जब आप आपके देश का सच में इनकम निकालोगे, मतलब आप नेशनल तक पहुंचोगे, तब आपको उसको लेस करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट इट। इजी है। देन द टर्म नेट एक्सपोर्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट मालूम है आपको? बस इतना ही आता है आपको। नेट एक्सपोर्ट मतलब आपको पता होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, बट दोस्तों इसको हम लोग बुलाते हैं ट्रेड बैलेंस। क्या बुलाते हैं इसको हम लोग? ट्रेड बैलेंस बुलाते हैं इसको। एंड ट्रेड बैलेंस इसलिए बुलाते हैं बिकॉज अगर ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट पॉजिटिव है या ये निगेटिव है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि हमारी कंट्री फेवरेबल इसमें जा रही है या अनफेवरेबल इसमें जा रही है। तो अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब आपका ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है, तो हम उसको क्या बुलाएंगे? फेवरेबल ट्रेड बैलेंस, या फिर हम उसको बुला सकते हैं ट्रेड सरप्लस। क्या बुलाते हैं बोलो?
ट्रेड सरप्लस, ये टर्मिनोलॉजीज याद रखो, पेपर में बहुत कम लोग ऐसे लिखने वाले हैं, आप लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, सिंपल लॉजिक है। नो डाउट पूरे इंडिया में जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं सब लोग लिखेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बट आप ये सब लिखोगे तो आपको उसको समझेगा, आपने इन डेप्थ में पढ़ा है और आपको ये इकोनॉमिक्स के टेक्निकल टर्म्स भी पता है। ओके अगर आपका ये फिगर नेगेटिव आता है तो इसको ऑब्वियसली कॉमन सेंस से क्या बुलाओगे, ट्रेड डेफिसिट बुलाओगे आप, या आप उसको बुला सकते हो अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस, आप उसको बुला सकते हो अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस। तो आप एक काम करो, ट्रेड सरप्लस की वहां पे लिख दो फेवरेबल और डेफिसिट के वहां पे लिख दो अनफेवरेबल, करेक्ट, फेवरेबल अनफेवरेबल। इकोनॉमी के लिए फेवरेबल कौन सा रहेगा, ट्रेड सरप्लस रहेगा, जब इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स ज्यादा कर रही है और इंपोर्ट्स कम कर रही है। अच्छा ये क्वांटिटी में है या रुपीस टर्म्स में, ऑब्वियसली रुपीस टर्म्स में। क्वांटिटी में कैसे हम लोग बता सकते हैं कि हमने इतने केजीज भेजे, इतने केजीज लाए, इट विल बी ऑब्वियसली मॉनेटरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर आवर नेशन। सो हियर यूनिट 1 वी एंड एंड विल गो टू यूनिट 2 नाउ, और यूनिट 2 के बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा क्या करना है। Now, chapter 1 and this is unit 2 of your module also, you can say the same way. What is the meaning of equilibrium output? इन सबको एक्चुअली डील करने के लिए मुझे लगता है कि मैंने आपको एक पहले फ्लो समझाना चाहिए। पहले फ्लो, सर्कुलर फ्लो की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो इसमें इस चैप्टर में आपको याद होगा तो 2 सेक्टर इकोनॉमी का फ्लो है, 3 सेक्टर इकोनॉमी का फ्लो है, 4 सेक्टर इकोनॉमी का फ्लो है, जो दिखने के लिए बहुत डेंजर दिखता है बट बहुत 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 आसान और लॉजिकल है। तो हम लोग पहले वो फ्लो के बारे में बात कर लेंगे, उसको अगर डिटेल में समझ लेंगे तो ये सब चीजें तो एकदम आपको चिल्लर लगेगी, कुछ नहीं है ये। ओके पहले आप बेसिक मीनिंग समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूं। लिखो आप सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो एंड सर्कुलर फ्लो के हद तक एक काम करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक पीपीटी के थ्रू उसको समझेंगे तो और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। दिस इज द ओनली पीपीटी विच वी आर गोइंग टू सी द होल डे, बाकी पीपीटी रहेगा ही नहीं। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो किसको बोलेंगे, जहां पे एक्चुअल फिजिकल फ्लो देखा जाता है। नॉमिनल नाम से समझ रहा है, इन टर्म्स ऑफ मनी होता है, और रियल इन टर्म्स ऑफ आउटपुट होता है। ये कैसे, आपने पहले देखा था क्या ऐसा कंसेप्ट कुछ? यस अभी अभी अपन ने जीडीपी की बात की थी, तो जीडीपी के अंदर आपको प्राइस का इफेक्ट नलीफाई करना था, आपको इन्फ्लेशन का इफेक्ट नलीफाई करना था, आपको मनी का इंपैक्ट खत्म करना था, आपने रियल बोला उसको, और जैसे ही मनी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लाना था आपने उसको नॉमिनल बोला। बस यहां पर भी वही लॉजिक है। तो ऐसे केस में अगर हम बोलेंगे फर्म एंड हाउस होल्ड है, तो हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज, और ऑब्वियसली अगर मैं सिर्फ विदाउट द फ्लो ऑफ मनी बताऊं तो फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ये बन गया आपका रियल फ्लो। लिख लो शॉर्ट में, डोंट राइट सो मच डिटेल में, आप सीधा सीधा ऐसा लिखो, रियल इज फिजिकल और एक्चुअल फ्लो, रियल इज फिजिकल और एक्चुअल फ्लो। ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको नीचे का फ्लो देख के समझ जाएगा। तो आप लिखो हाउस होल्ड एच एच, फर्म, household and firm. Household is providing factor services to firm and firm is providing goods and services to household. Firm is providing goods and services to household. कहीं पर भी अपन ने पैसों के लेन देन की बात नहीं की, अब हम लोग सिर्फ पैसों के लेन देन की बात करेंगे तो उसको हम बुलाएंगे मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो। सिर्फ पैसों का लेन देन बात करेंगे तो राइट हैंड साइड या नीचे जहां पे भी जगह रहे आप लिख दो मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो, ऑब्वियसली दिस विल बी विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको फ्लो देख के समझ जाएगा।
मैं कट इसलिए कर रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, मगर वो करेक्ट है। हाँ ठीक है। अब हाउस होल्ड एंड फर्म वापस से ड्रॉ करो। हाउस होल्ड फर्म, जैसे पहले ड्रॉ किया था वैसे हाउस होल्ड एक तरफ और दूसरी तरफ फर्म। अब मुझे बताओ कौन किसको पैसों का फ्लो देता है? पहले फर्म देगा हाउस होल्ड को, तो फर्म इज पेइंग फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड। फर्म इज पेइंग फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड। एंड व्हाई वुड फर्म डू दैट? बिकॉज फैक्टर सर्विसेज मिली है ना उसको, तो उसके बदले में वो पे कर रहा है फैक्टर पेमेंट्स। करेक्ट। एंड ऑब्वियसली अब मनी फ्लो में कौन किसको पैसा देगा? Household will pay to firm in the form of consumption expenditure, in the form of consumption expenditure। and ऐसा household क्यों करेगा? क्योंकि firm ने उसको goods and services दिया है। firm ने उसको क्या दिया है? goods and services, इसलिए वो दे रहा है consumption expenditure। I hope it is very clear। क्या लगता है रियल लाइफ में कौन सा फ्लो चलता है? दोनों फ्लो चलेंगे ना, गुड्स एंड सर्विसेज भी जाएंगे, पेमेंट भी आएगा, फैक्टर सर्विसेज भी जाएंगे और आगे पेमेंट्स भी होते रहेंगे। सो इन रियल लाइफ ऑब्वियसली बोथ आर एग्जिस्टिंग, रियल एज वेल एज नॉमिनल। टू सेक्टर इकोनॉमी समझ लो अच्छे से। व्हाट इज टू सेक्टर इकोनॉमी? अभी जो दो सेक्टर देखे वही, मतलब कौन से? हाउस होल्ड एंड फर्म। तो हाउस होल्ड फर्म, ठीक है। आपको ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपके रेगुलर नोट्स में लिखा हुआ है, बट फिर भी अगर आपको फास्ट फास्ट में लिखना है तो आप साथ साथ में लिख सकते हो, ठीक है। हाउस होल्ड एंड फर्म के तक क्या होता है? सबसे पहले हाउस होल्ड विल प्रोवाइड डैश टू फर्म फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड विल प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फर्म। शॉर्ट शॉर्ट में लिखो, डिटेल में मत लिखो। फैक्टर सर्विसेज टू फर्म। देन फर्म विल मेक फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड, और उसको हमने यहां पे वाई बोल के दिखाया। व्हाट इज वाई? वाई इज इनकम दोस्तों। फिर वो इनकम है तो फिर उसको आय क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आय इज ऑलरेडी टेकन अवे बाय इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स में आय इज ऑलरेडी टेकन अवे बाय इन्वेस्टमेंट, इसलिए फिर वाई बचा अपने लिए, जो किसी ने नहीं लिया उसको इसको दे दिया। सो इट्स वाई विच इज फैक्टर पेमेंट्स, जिसको हम इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में कहीं पर भी आप वाई देखोगे तो इट्स इनकम, एंड वाई डी देखोगे सो इट्स डिस्पोजेबल इनकम। इनकम वाई डी लिखा रहेगा तो डिस्पोजेबल इनकम होता है वो। देन आप मुझे एंड में बताओगे रियल कौन सा और नॉमिनल कौन सा इसमें से। देन थर्ड इज हाउस होल्ड विल मेक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिकॉज फर्म विल गिव गुड्स एंड सर्विसेज। करेक्ट। अब बताओ मुझे रियल बताओ पहले। रियल फैक्टर सर्विसेज इज रियल फ्लो एंड goods and services is also real, and factor payment is income is paid in money terms, इसलिए ये क्या बन गया? nominal। और consumption expenditure is also in money terms, इसलिए ये बन गया nominal। समझ रहे हो क्या? easy। so this is two sector economy, but ये आपको just basic understanding के लिए बताया है। इसमें आता है फाइनेंशियल मार्केट। इसमें आता है फाइनेंशियल मार्केट मतलब क्या? बैंक, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, ये सब चीजें। तो ये समझा पहले आपको टू सेक्टर इकोनॉमी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इक्विलिब्रियम आउटपुट किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम आउटपुट उसको बोलते हैं जहां पे प्रोड्यूसर का प्रोड्यूसिंग प्लान एंड कंजम्पशन प्लान ऑफ हाउस होल्ड दोनों मैच होते हैं। ये सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड बोल सकते हो आप। सो वॉट एवर इज फर्म इज स्पेंडिंग, द यू कैन से अर्निंग इज पेड बाय हाउस होल्ड। सो इट्स नथिंग बट फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू हाउस होल्ड इनकम। जितना भी फर्म ने फैक्टर पेमेंट किया है वो हाउस होल्ड का इनकम हुआ है। जो भी हाउस होल्ड का इनकम हुआ है वो पूरा का पूरा खर्च हुआ है, और जो भी खर्च हुआ है वो फर्म को पूरा मिला है, और जो फर्म को मिला है आगे फर्म ने उससे आउटपुट बनाया है। इसका मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं जीरो लीकेज एंड जीरो इंजेक्शन। कैन आई यूज सच वर्ड्स नाउ? सिंस एग्जाम 20 दिन पे है तो ऐसे वर्ड्स तो यूज करने ही पड़ेंगे मुझे। तो मैं बोला रहा हूं जीरो इंजेक्शन एंड जीरो लीकेज, मतलब ये सर्कुलर फ्लो कहीं पर भी रुक नहीं रहा है। जितना फर्म कमा रहा है उतना हाउस होल्ड मिल रहा है, हाउस होल्ड को मिल रहा है। जितना हाउस होल्ड खर्च कर रहा है वो फर्म को मिल रहा है। ना बाहर से कोई फैक्टर अंदर आ रहा है, ना अंदर का कोई पैसा बाहर के फैक्टर पे जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस साइकिल। और ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि फर्म का प्रोडक्शन प्लान एक्सपेंडिचर प्लान ऑफ हाउस होल्ड से मैच हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इसी को हम बुलाते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। जो जो इंपॉर्टेंट लगता है फटाफट लिखो, आपको ये बहुत काम में आएगा एक दिन पहले।
क्योंकि एक दिन पहले यही पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, इसके साथ साथ एफएम का भी सिलेबस पढ़ना है आपको। तो डेफिनेटली आपको इकोनॉमिक्स के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पेपर देने के बाद जो टाइम बचता है उतना ही टाइम है, ऐसा बोल सकते हैं। बट वो टाइम मत यूज करो, मैं आपको एंड में बताऊंगा कौन सा टाइम आपको यूज करना है इको के लिए। पिछला पेपर देने के बाद जितने आवर्स बचते हैं उस दिन के, उतने आवर्स भी अगर आपने इको के लिए दे दिए तो एफएम बचे हुए आवर्स में खत्म करना डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसलिए हाउ टू मैनेज दोज आवर्स वो एंड में मैं आपको बताऊंगा आज। एंड आई एम श्योर कि इस बार आप बहुत सीरियसली सुनोगे, क्योंकि आपको इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम बहुत कम है। ये हो गया आपका, लिखा आपने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, मेन पॉइंट आना चाहिए लास्ट इसके लिए, दिस इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। आई एम वेरी श्योर आपकी हैंड राइटिंग बहुत खराब आ रही होगी, बट आपको उतना ही मेरे को श्योरिटी है कि आपको समझ रहा सब कुछ है। तो हैंड राइटिंग की तरफ मत देखो, कितने स्पीड से लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो पूरा अच्छे से समझ के हम जा रहे हैं आगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट। ओके, फाइनेंशियल मार्केट ऐसा होता है जहां से पैसा या तो इन्वेस्ट होता है या तो लिया जाता है, जैसे हम बोल सकते हैं इन्वेस्ट और बोरो, दोनों चीजें। तो हम देखते हैं पहले हाउस होल्ड और फर्म, और पूरा फ्लो ये वापस बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये फ्लो तो कंटिन्यूअसली ऐसे ही रहेगा। चार चीजें अपन ने बात कर ली है, चार चीजों के तक मैं फिर से बताने वाला नहीं हूं, आपको पता ही है अच्छे से। अब देखिए, हाउस होल्ड के पास जो एक्सेस फंड्स है वो कहां डिपॉजिट होंगे? बैंक्स के पास फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉजिट होंगे, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि दे विल डिपॉजिट द मनी विथ फाइनेंशियल मार्केट, and it is assumed that household doesn't borrow from them, and whenever household will borrow from them, it will be only for business purpose, and that time it won't be household, it will be firm. क्या assumption है इसके अंदर? household पर्सनल पर्पस के लिए बोरो नहीं करता है कभी फाइनेंशियल मार्केट से, और अगर बोरो किया भी तो वो बिजनेस पर्पस के लिए बोरो करेगा, फिर वो हाउसहोल्ड नहीं कहलाएगा, वो फर्म कहलाएगा। तो ऐसा रिवर्स एरो फाइनेंशियल मार्केट से हाउसहोल्ड की तरफ नहीं आएगा। मगर फर्म अपना एक्सेस पैसा कहां लगाता है? डिपॉजिट कहां करता है? एक्सेस फंड्स फाइनेंशियल मार्केट में, और लेता भी कहां से है? फाइनेंशियल मार्केट से, इन द फॉर्म ऑफ बोरिंग्स। तो आप समझ रहे हो क्या? ये बोरिंग वाला एरो हाउस होल्ड की तरफ क्यों नहीं गया? क्योंकि इट इज अज्यूम्ड इन दिस सर्कुलर फ्लो दैट पर्सनल पर्पस के लिए हाउस होल्ड बोरो नहीं करते, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट के साथ का फ्लो हो गया टू सेक्टर इकोनॉमी। सब डायग्राम पूरा सेम है, सिर्फ डिपॉजिट बाय हाउस होल्ड इंटू फाइनेंशियल मार्केट, डिपॉजिट बाय फर्म इंटू फाइनेंशियल मार्केट, मगर बोरिंग का एरो सिर्फ एक जगह आएगा, फर्म की तरफ। ठीक है, समझ गए? नाउ लीकेज एंड इंजेक्शन क्या होता है? क्योंकि अभी अभी जिक्र किया है तो मुझे बोलना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजन होगा। लीकेज मतलब फ्लो से पैसा बाहर जाना इज लीकेज। इंजेक्शन अंदर आना, फ्लो से बाहर से पैसा अंदर जब आता है तो उसे इंजेक्शन बोलते हैं। अब लीकेज एंड इंजेक्शन के पॉइंट देख लो। विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इज कॉल्ड एज लीकेज, एंड इंजेक्शन हम किसको बोलेंगे? कि जहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हो रहा है सर्कुलर फ्लो में, उसको हम इंजेक्शन बोलेंगे। तो कैन आई से एक्सपोर्ट विल एक्ट एज डैश फॉर अस, एग्जैक्टली इंजेक्शन, एंड इंपोर्ट्स विल एक्ट एज लीकेज। सर्कुलर फ्लो की हद तक, इकोनॉमी की हद तक ये बातें चल रही है। इकोनॉमी के बाहर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इकोनॉमी का पैसा इकोनॉमी के बाहर जा रहा है, सर्कुलर फ्लो से बाहर जा रहा है, वो बन जाएगा लीकेज। मगर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इकोनॉमी का ये पहले से फ्लो था और फर्म के पास पैसा आ रहा है इंडिया के बाहर से, इकोनॉमी के बाहर से, ये इंजेक्शन हो गया। इट इंप्लाइज, लीकेज इंप्लाइज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ डिमांड, एंड इंजेक्शन विल इंप्लाई इंक्रीज इन द डिमांड। क्योंकि पैसा आ रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, और पैसा अगर जा रहा है तो डिमांड कम होगा। ये पूरा डिमांड का कैलकुलेशन सिर्फ इकोनॉमी एंगल से बोला है।
वर्ल्ड के एंगल से नहीं बोला, क्योंकि अपन कितने सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, 2 सेक्टर, तो वर्ल्ड नहीं आता है। वर्ल्ड किस में आता है, 4 सेक्टर में आता है डायरेक्टली। ठीक है, तो तब तक आप वर्ल्ड की बात करोगे भी नहीं, वो अपने लिए हर बार क्या रहेगा, या तो लीकेज या तो इंजेक्शन रहेगा। तो लीकेज की वजह से डिमांड कम होता है और इंजेक्शन की वजह से डिमांड बढ़ता है। ऑब्वियस रीजन उसका ये है कि पैसा इंजेक्शन की वजह से बढ़ेगा और लीकेज की वजह से कम होगा। तीसरा पॉइंट बोलेगा reduces the flow and increases the flow. Obviously injection will increase the flow and leakage will decrease the flow. Leakage will decrease the flow. Why it will decrease the flow, sir? Because suppose 100 करोड़ रुपए घूम रहे हैं, अब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो 200 करोड़ का इंपोर्ट हुआ, तो ऑब्वियसली 100 करोड़ में से 200 करोड़ इंपोर्ट के लिए चले गए। अब कितना पैसा घूम रहा है, 800 करोड़। समझा क्या कुछ? अगर 80 करोड़, 100 करोड़ घूम रहा है ना, अगर 1000 करोड़ घूम रहा है तो 800 रहेगा। अगर सपोज 100 करोड़ रहेगा तो 20 अगर बाहर जा रहा है तो 80 करोड़ ही घूम रहा है। न्यूमेरिकल एग्जांपल में कंफ्यूजन मत करो, मगर एनीवेज आपको पहुंच गया क्या क्या बोलना है मुझे। सो बेसिकली अगर 100 करोड़ का फ्लो चल रहा है अपनी इकोनॉमी में, 100 करोड़, इंपोर्ट के लिए 20 करोड़ रुपए स्पेंड हो गए, तो अब इकोनॉमी में फ्लो कितने का बचा, 80, तो रिड्यूस हो गया ना फ्लो लीकेज की वजह से। और वही अगर 100 करोड़ का फ्लो चल रहा था और 50 करोड़ हमने इंपोर्ट से एक्सपोर्ट से कमाए हैं, तो अब फ्लो बन गया 150 करोड़ का, तो आपका फ्लो बढ़ गया है फिर। करेक्ट? इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन योर लीकेज ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू इंजेक्शन ऑफ मनी। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब रहता है, और कंडीशन ऑफ रेस्ट में तब आता है। इक्विलिब्रियम का मतलब काफी लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं बताता हूं, कंडीशन ऑफ रेस्ट होता है वो। सो कंडीशन ऑफ रेस्ट तब आएगा जब मेरा लीकेज ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू इंजेक्शन ऑफ मनी। लीकेज ऑफ मनी इज इक्वल टू इंजेक्शन ऑफ मनी, दैट टाइम आई कैन से दैट दिस विल बी इक्विलिब्रियम कंडीशन। राइट फ्रेंड्स? लीकेज इज इक्वल टू इंजेक्शन। अब ये सभी स्लाइड से हम लोग एक्चुअली आगे के 99% क्वेश्चन कवर कर ही रहे, तो यहां पे पेशेंस रखकर ये सब कंसेप्ट अच्छे से सीख लो, आपको इजी जाएगा आगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नाम सुना है आपने, के बोलते हैं इसको सिंबॉलिकली, के। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का लॉजिक क्या होता है, आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया और उससे आपका इनकम कितना चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है एक्स्ट्रा और उससे 3000 करोड़ का इनकम चेंज हुआ, तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 3 टाइम्स था, क्योंकि हमने कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1000 करोड़ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एंड आपका इनकम चेंज कितना है, 3000 करोड़, तो 3000 करोड़ डिवाइड बाय 1000 करोड़ करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा आपका आंसर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर के? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम को सिंबॉलिकली डेल्टा वाई बोलेंगे एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट को डेल्टा आई बोलेंगे। तो फॉर्मूला बन गया चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, एंड आपका साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू के इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अभी के एग्जांपल के हिसाब से चेंज इन इनकम इज 3000 करोड़, यहां पे क्या बोला था अपन ने अभी, इनकम कितने से चेंज हुआ, 3000 करोड़ से, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना था, 3 टाइम्स, और आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था, 1000 करोड़ का। तो ऑब्वियसली इसको बोलते हैं साइज ऑफ मल्टीप्लायर, क्योंकि उससे इतना टाइम्स इनकम बढ़ चुका है, इतने टाइम्स का इनकम बढ़ चुका है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, व्हाट इज आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मुझे एक बात बोलो, इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब अपन सेविंग करेंगे, जब अपन सेविंग करेंगे। सेविंग्स करेंगे मतलब किसमें से सेविंग करेंगे, जो हमने इनकम कमाया उसमें से कंजम्पशन जाने के बाद सेविंग आती है। तो अपन लोग इसके जगह ऐसा लॉजिक भी लगा सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और कुछ नहीं, ये है 1 अपॉन 1 माइनस MPC। व्हाट इज MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जब आपका एडिशनल इनकम होता है तो उस एडिशनल इनकम में से आप कितना खर्च करते हो, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो 1 upon 1 minus marginal propensity to consume. Suppose your marginal propensity to consume is 80% and 1 upon 1 minus 0.8 अगर मैं करता हूं तो एक्चुअली 1 upon 0.2 हो गया वो।
कैन आई कॉल दिस पॉइंट 2 एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि अगर 80% एडिशनल इनकम में से खर्च हुआ है तो 20% कहां गया, सेविंग्स में गया ना, क्योंकि आपके इनकम में से दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो कंजम्पशन या तो सेविंग। तो 1/0.2 इज गिविंग यू एक्चुअली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो कहना इसे, अगर ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/MPS इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो दोस्तों आपको कुछ समझ रहा है क्या, ये वन एनीथिंग इज इक्वल टू 1/समथिंग, सो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन सी है, इनवर्स है। इसका मतलब जितना आप सेविंग्स ज्यादा करोगे उतना मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होगा, और इसका उल्टा मैं और लॉजिक ऐसा लगा सकता हूं, जितना हम कंजम्पशन ज्यादा करेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। और लॉजिक क्या है समझा आपको, समझो लॉजिक क्या है, जितना हम कंजम्पशन ज्यादा करेंगे ना उतना सर्कुलर फ्लो कंटिन्यूस बेसिस पे चलते रहेगा और मल्टीप्लायर इफेक्ट और ज्यादा आएगा। जितना हम सेव करते जाएंगे इकोनॉमी का उतना पैसा होल्ड बैक हो रहा है, उतना फ्लो कम हो रहा है, उतना इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी कम होगा। इसका और ज्यादा क्लैरिटी आपको अगले स्लाइड में आएगा, जहां पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक स्लाइड दिखेगा आपको। आप चेंज इन इनकम इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे चेंज इन इनकम होता है, उससे चेंज इन कंजम्पशन होता है, उससे वापस चेंज इन इनकम होता है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, और वो फॉर्मुले क्या क्या है बोलो, जो हमने अभी अभी बोले। यस, के की हद तक मुझे पूरे डिटेल्स चाहिए आपकी तरफ से, बोलो। पहले तो फॉर्मूला बताओ, के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC और 1 डिवाइडेड बाय MPS। Thus, if MPC is more, k will be more, correct? And if MPS is more, k will be less। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के हिसाब से खर्चा करते रहो, सेविंग कम करो, करेक्ट? ये लिखा ना अपन ने अभी अभी, हाँ आगे बढ़े। ये अभी अभी जो बोला वही है, तो मत पढ़ो, आपने अच्छे से समझ लिया उसको। 3 सेक्टर इकोनॉमी पे आएंगे हम लोग। 3 सेक्टर, व्हाट विच इज द थर्ड सेक्टर? एक हो गया फर्म और एक हो गया हाउस होल्ड। अब तीसरा सेक्टर आएगा गवर्नमेंट। तो हाउस होल्ड, फर्म, पूरा फ्लो वैसे ही रख रहा हूं मैं अभी तक जो आपने देखा वो, सिर्फ मैंने ऊपर नीचे की जगह सब चीजें नीचे ला ली ताकि मैं ऊपर आपको अच्छे से समझा पाऊं कि गवर्नमेंट के साथ क्या होता है। तो आप नीचे का पूरा फ्लो ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि 2 सेक्टर का पूरा केस वैसे के वैसे रहेगा। और ये मत लिखो विथ फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ लो फिर लिखो, नीचे वाला पार्ट पूरा कुछ भी मत लिखना क्योंकि आपने ये ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। अब डिपॉजिट फाइनेंशियल मार्केट, बोरिंग टू फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट बाय फर्म एंड डिपॉजिट बाय फर्म इन फाइनेंशियल मार्केट। आई डोंट थिंक सो इसमें से एक भी चीज अलग है, हमने जो जो डिस्कस किया वो सब इधर अब तक जो डिस्कस किया वो लिखा है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट की, ये भूल जाओ, गवर्नमेंट देखो, ओके। गवर्नमेंट की हद तक क्या होगा दोस्तों, क्या क्या लगता है आपको, बताओ मुझे। टैक्सेस, सब्सिडीज। अच्छा, टैक्सेस कौन किसको पे करेगा, हाउस होल्ड एंड फर्म टू गवर्नमेंट, ठीक है। फिर 2 फ्लो समझ गए आपको, हाउस होल्ड की तरफ से एज वेल एज फर्म की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ फ्लो जाएगा टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और सब्सिडीज का फ्लो कहां आएगा, गवर्नमेंट से फर्म की तरफ आएगा एंड गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ। सब्सिडी मत बोलो उसको, ट्रांसफर इनकम बोलो, जो स्कॉलरशिप वगैरह होती है वगैरह, ऐसे ट्रांसफर इनकम बोले जाता है उसको, ओके। और कुछ बोरो करेगा गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट से और डिपॉजिट भी करेगा फाइनेंशियल मार्केट में। और आपको नहीं लगता है गवर्नमेंट स्टैंड अलोन चलता नहीं है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट को ये ब्रिज बनाना है, ये फ्लाईओवर बनाना है, ये रोड्स बनाना है, तो अल्टीमेटली फर्म की जरूरत गिर रही है। आपको समझ रहा है क्या, इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज कौन किससे ले रहा है, गवर्नमेंट फर्म से ले रहा है, कभी कभी फर्म भी गवर्नमेंट से ले सकता है। एंड मेनली मैं उल्टा जो फ्लो है वो नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, फर्म को किससे ले, गवर्नमेंट किससे लेगा, फर्म से लेगा, फॉर कंप्लीटिंग ऑल दिस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, अपकीपिंग ऑफ द इकोनॉमी वगैरह सब कुछ। एंड एज वेल एज फैक्टर सर्विसेज कौन किसको प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट ऑल्सो, करेक्ट।
हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट ऑल्सो, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती है। तो ये सर्विसेज के अंदर पूरा फ्लो देखो, अभी ट्रांसफर पेमेंट दे रहा है गवर्नमेंट हाउस होल्ड को, लिख लो, गवर्नमेंट इज मेकिंग ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड, गवर्नमेंट इज मेकिंग ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड। फिर फैक्टर पेमेंट दे रहा है, कौन किसको, गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड, क्योंकि हाउस होल्ड ने क्या दिया रहेगा, ऑब्वियसली फैक्टर सर्विसेज दी रहेगी। लिखा, टैक्सेस दिए हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट को, टैक्सेस दिए हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट को, एंड टैक्सेस दिए फर्म ने गवर्नमेंट को, फर्म ने दिए गवर्नमेंट को टैक्सेस, एंड सब्सिडीज दी गवर्नमेंट ने फर्म को, गवर्नमेंट ने इस बार दिया फर्म को, और वो है सब्सिडीज। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी दिया गवर्नमेंट ने फर्म को, क्योंकि ऑब्वियसली फर्म ने गवर्नमेंट को क्या दिया है, गुड्स एंड सर्विसेज दिए, फर्म ने गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज दिए, इसलिए गवर्नमेंट ने पेमेंट दिया है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप जरा ऑब्जर्व करोगे तो ये जो ऊपर वाले फ्लो है, इसमें कहीं पर भी मैंने डैश फ्लो नहीं दिखाया है, रियल फ्लो नहीं दिखाया, हमने पूरा नॉमिनल फ्लो दिखाया, मनी का फ्लो दिखाया मैंने, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं सर्कुलर फ्लो बोलता हूँ अल्टीमेटली वो मनी फ्लो होता है। तो हम रियल दिखाए ना दिखाए मगर नॉमिनल दिखाना जरूरी होता है, समझे। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगा, गवर्नमेंट बोरो करेगा, फर्म डिपॉजिट करेगा, फर्म बोरो करेगा, हाउस होल्ड सिर्फ डिपॉजिट करेगा। डी एंड बी लिख दो, आपको इजी जाएगा और हमारा सिलेबस भी टाइम पे होगा। लिखा आपने, आगे बढ़े हम लोग। 3 सेक्टर मॉडल जो आपके मॉड्यूल में दिया है भयंकर है, देख लो, आप समझेगा आपको, क्योंकि आपने इतने ड्रॉ किए ना मॉडल्स, तो आपको समझेगा कि मॉड्यूल बोलना क्या चाहता है आपको। बिजनेस, हाउस होल्ड जिसको हम अभी तक फर्म बोलते थे, और गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोडक्ट मार्केट नाम का एक चीज लाया उन्होंने, आई डोंट नो किस लिए लाया, जबकि बहुत चीजें सिंपल हो सकती थी, उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज जहां पर भी इन्वॉल्व रहेगा उसको प्रोडक्ट मार्केट बोला है, ठीक है। फैक्टर मार्केट भी है जहां पे सर्विसेज दी जा रही है फ्रॉम हाउस होल्ड टू मे बी गवर्नमेंट और बिजनेस, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट भी है। नाउ सी व्हाट विल हैपन, क्या हुआ देखो, पहले हाउस होल्ड ने फैक्टर मार्केट के थ्रू फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की फैक्टर मार्केट को, फैक्टर मार्केट के थ्रू वो किसको मिली, बिजनेस को। फिर बिजनेस ने फैक्टर पेमेंट किया फैक्टर मार्केट में, जो कि पर्सनल इनकम के तौर पे किसको मिल रहा है, हाउस होल्ड को। आप ये ड्रॉ मत करो क्योंकि आपके मॉड्यूल में है, आप सिर्फ समझ लो क्योंकि आपने बराबर पहले वाले कंसेप्चुअल डायग्राम्स ड्रॉ किए। देन गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस की तरफ से प्रोडक्ट मार्केट में जा रहे हैं, एंड प्रोडक्ट मार्केट के थ्रू वो किसको मिल रहे हैं, हाउस होल्ड को मिल रहे हैं। एंड उसी केस में हाउस होल्ड ने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया प्रोडक्ट मार्केट में, और प्रोडक्ट मार्केट के थ्रू वो एक्सपेंडिचर के तौर पे, मतलब किस इनकम के तौर पे किसको मिल रहा है, बिजनेस को मिल रहा है। बट उसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बाय हुम टू हुम, हाउस होल्ड टू प्रोडक्ट मार्केट से लेकर बिजनेस, वाया प्रोडक्ट मार्केट थ्रू, तो किसके पास पहुंचा, वो बिजनेस के पास पहुंचा। बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट किया प्रोडक्ट मार्केट में, तभी तो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहा है। एंड गवर्नमेंट परचेज कहां से कर रहा है, प्रोडक्ट मार्केट के थ्रू। तो कहने से गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली प्रोडक्ट मार्केट से मिल रहा है, मतलब किससे मिल रहा है, बिजनेस से मिल रहा है, करेक्ट। एंड टैक्सेस कौन किसको दे रहा है, बिजनेस इज पेइंग टू गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज पेइंग सब्सिडीज टू बिजनेस, एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इज पेइंग ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड, एंड हाउस होल्ड इज पेइंग टैक्सेस टू गवर्नमेंट। समझा क्या,
Lastly, savings of household are coming in financial market. Obviously they are being used by government as government borrowing also. ट्रेजरी बिल वगैरह इस तरीके से ही तो होता है ना. And it is being used as investment in business also, because business borrows from financial market. Business borrows from financial market. तो वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट से जो पैसा बोरो करते हैं वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना, इसलिए उसको लास्ट इसमें बोरिंग की जगह क्या वर्ड यूज किया है, बोरिंग की जगह वर्ड क्या यूज किया है, इन्वेस्टमेंट. सो डोंट बी कंफ्यूज, इट्स नथिंग बट बोरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट बाय फर्म टू इन्वेस्ट इन बिजनेस. ये पूरा फ्लो मॉड्यूल का है. आई थिंक ये फ्लो डायरेक्टली समझने से अच्छा पहले हमने वो दो फ्लो ड्रॉ किए ना, उससे ये थोड़ा आइडिया तो भी आ रहा है कि ये बोल क्या रहे हैं. क्लियर. चले आगे. 4 सेक्टर यहां तक आ ही गए, इधर तक पढ़ ही लिया तो पूरा पढ़ लेते. अभी 4 सेक्टर, द लास्ट वन वी कैन से. इस केस में क्या होता है, बिजनेस, हाउस होल्ड, आपका गवर्नमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, फैक्टर मार्केट, आगे प्रोडक्ट मार्केट भी आएगा, डोंट वरी, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी आएगा क्योंकि ये 4 सेक्टर है. ठीक है. अब यहां पर जो जो पहले देखा उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा ज्यादा. हाउस होल्ड इज गिविंग फैक्टर सर्विसेज टू बिजनेस. Business is making factor payment to household, which is personal income for household. Then taxes पे कर रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सब्सिडी पे कर रहा है बिजनेस को, हाउसहोल्ड को ट्रांसफर पेमेंट किया जा रहा है और हाउसहोल्ड टैक्सेस पे किया जा रहा है. एंड हाउसहोल्ड का सेविंग फाइनेंशियल मार्केट में आ रहा है जो गवर्नमेंट बोरो कर रहा है, और फाइनेंशियल मार्केट का पैसा इन्वेस्ट भी हो रहा है बिजनेस में. रेस्ट ऑफ वर्ल्ड लाते हैं. अभी जो जो सेक्टर है उसको अलग कलर से दिखाया मैंने, बॉक्स में डाला है उसको, रेक्टेंगुलर बॉक्स में. अब आप देखो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब क्या, इंडिया के बाहर. ओके, इंडिया के बाहर अगर रहेगा तो नेट फ्लो कहां पे आ रहा है, देखो नेट कैपिटल इनफ्लो कहां पे आ रहा है, फैक्टर मार्केट में आ रहा है. फैक्टर मार्केट में आ रहा है. और वो फ्लो वहां पे क्यों आ रहा है, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को मिल रही रहेगी, जिससे नेट कैपिटल इनफ्लो कहां आ रहा है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इंडिया में आ रहा है. कैन आई कॉल दिस एज इंजेक्शन? In our flow this is called as injection, but from which category point of view, third 3 sector category point of view, बाहर से आने वाला इंजेक्शन रहता है. याद रखो कभी भी 3 सेक्टर के एंगल से बाहर से आने वाला इंजेक्शन रहेगा. अगर मैं 4 सेक्टर बोलूंगा तो वो बाहर से नहीं है, वो 4 सेक्टर विद इन द सर्कुलर फ्लो हो गया. वो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं. नाउ प्रोडक्ट मार्केट लाते. अब सब झमेला शुरू होगा, क्योंकि यहां पे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा प्रोडक्ट मार्केट पे, और एक्सपोर्ट पूरे इकोनॉमी का प्रोडक्ट मार्केट का एक्सपोर्ट कहां जा रहा है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जा रहा है. तो वो हाउस होल्ड से एक्सपोर्ट नहीं है, ये जो है ये प्रोडक्ट मार्केट का एक्सपोर्ट है, जो कहां पे हो रहा है, वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को हो रहा है. एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इंपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट मार्केट से. समझ रहे हैं आपको, इंपोर्ट कहां से कर रहा है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कहां से इंपोर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट मार्केट से, अपने प्रोडक्ट मार्केट से. और अपन कहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट मार्केट के थ्रू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. एंड प्रोडक्ट मार्केट का जो भी यू कैन से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आ रहा होगा या हाउस होल्ड से आ रहा होगा, वो किसको मिल रहा है, बिजनेस को मिल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ उनका एक्सपेंडिचर और बिजनेस का इनकम. करेक्ट. एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, बिजनेस ऑन प्रोडक्ट मार्केट. गवर्नमेंट भी परचेस कहां से कर रहा है, प्रोडक्ट मार्केट के थ्रू कर रहा है. ये पूरा फ्लो 4 सेक्टर का फ्लो है. समझे क्या. इस फ्लो में हम लोग प्रोडक्ट मार्केट ला रहे हैं, जिसमें बिजनेस मेनली पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये गवर्नमेंट परचेज एक्चुअली किससे हो रहा है, बिजनेस से हो रहा है. ये जो इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं, बिजनेस से कर रहे हैं. एक्सपोर्ट कौन किसको कर रहा है, बिजनेस इज एक्सपोर्टिंग टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. आई होप इट इज वेरी क्लियर. हाँ, एंड ये तो आपको ऑलरेडी पता था. ये 3 सेक्टर नीचे का जो पूरा पार्ट है, ये 3 सेक्टर. प्रोडक्ट मार्केट की चीजें मैं आपको समझा रहा हूं. हाउस होल्ड के एंगल से जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे किसको मिल रहा है, बिजनेस को. बट बिजनेस एंगल से वो क्या है, इनकम. समझे. अब हम इजीली बाकी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. बोलो फर्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट किसको बोलोगे आप, लिखते जाओ फिर जल्दी जल्दी. इक्विलिब्रियम आउटपुट
when dash and dash matches प्रोडक्शन प्लान ऑफ फर्म, लिखो उधर इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए प्रोडक्शन प्लान्स ऑफ फर्म इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लान्स ऑफ एच हाउस होल्ड। ये आएगा आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन टू सेक्टर इकोनॉमी। इन अ सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड को सिंबॉलिकली क्या बोला जाता है, ए डी और वाई भी बोला जाता है। एग्रीगेट डिमांड और इनकम, एग्रीगेट डिमांड और इनकम बोला जाता है इज इक्वल टू क्या होता है, याद है क्या आपको? एग्रीगेट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स को क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, प्लस एग्रीगेट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड को क्या बोलते हैं, आई। सी प्लस आई इज नथिंग बट टू सेक्टर इकोनॉमी का ये आपका एग्रीगेट डिमांड या इनकम, इक्विलिब्रियम इनकम का फॉर्मूला है। तो अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम निकालने बोला है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे टू सेक्टर के लिए। टू सेक्टर के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, वेदर इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन फंक्शन क्या है आपका? कंजम्पशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपका कंजम्पशन जिस चीज पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन इज ऑलवेज रिमेंबर अ फंक्शन ऑफ वाई। व्हाट इज दैट? अ फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ इनकम। जितना इनकम लेवल ज्यादा कंजम्पशन उतना ज्यादा, जितना इनकम लेवल कम कंजम्पशन उतना कम। लिखो जल्दी जल्दी। कंजम्पशन फंक्शन is nothing but C is a function of Y. It simply means more the income, more the consumption. Lesser the income, lesser the consumption. But proportion does not remain same. Proportion does not remain same मतलब समझा क्या? 20% से इनकम बढ़ा तो 20% से कंजम्पशन नहीं बढ़ता, और अगली बार अगर 20% से बढ़ेगा तो अगली बार भी वही सेम रेट से नहीं बढ़ता। फॉर एग्जाम्पल इनकम इंक्रीज 20% इज इक्वल टू सपोज कंजम्पशन इंक्रीज 15%, तो ये हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव वगैरह। एंड अगली बार अगर इनकम बढ़ता है 20 से तो जरूरी नहीं है कि अगली बार कंजम्पशन 15 से बढ़े, एक्चुअली अगली बार 10 से बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि एडिशनल इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा हर बार खर्चा एडिशनल उतने रेट से नहीं बढ़ सकता ना। समझे क्या? डाउट है आपको? यस, डिस्पोजल वाई बोला है वो वाई डी रहता है। वी आर अज्यूमिंग नो टैक्स वर्ल्ड एज ऑफ नाउ, क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं है ना, टू सेक्टर पढ़ रहा हूं ना मैं, गवर्नमेंट कहां पे, तो वाई डी लिखने की जरूरत नहीं। मगर यस आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग के हद तक अगर टैक्स दिया रहेगा तो वो होगा। ओके, वाई इज ऑलवेज डिस्पोजल इनकम। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। अब बोला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या लगता है आपको, बोल पाओगे इसके बारे में एग्जाम में 2 मार्क के लिए? बोल पाओगे क्या? और यही क्वेश्चन अगर 5 मार्क के लिए आ गया तो 5 पॉइंट लिख पाओगे क्या? डेफिनेटली नॉट इन बीकॉम स्टाइल, बट व्हाट इज एग्जैक्टली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विथ एवरी इंक्रीमेंटल इनकम? व्हाट इज योर इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज marginal propensity to consume. Point number 1. Point number 2, the formula itself speaks everything about it. Delta C divided by delta Y, और आपको याद है इसको सिंबॉलिकली B बोलते थे अपन लोग। B is marginal propensity to consume. Obviously 1 minus B should be MPS, marginal propensity to save. समझे क्या? 1 minus B should be marginal propensity to save because B is marginal propensity to consume. Now tell me, B should always be greater than 0, less than 1. Agreed क्या? What is exactly B greater than 0? इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट तो खर्च होने ही वाला है। You don't have any choice with regard to that. इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट तो खर्च होने ही वाला है। So you cannot say marginal propensity is 0. वो बहुत रेयर होता है। Marginal propensity to consume is 0, ये बहुत रेयर होता है। कुछ ना कुछ परसेंट खर्चा होता ही है। So it's B greater than 0. बट वाई इट इज लेस देन 1? क्योंकि इनकम से ज्यादा खर्च कैसे करेंगे? करेक्ट।
मगर ये वैलिड होता है ओनली फॉर एडिशनल इनकम के साथ होने वाला एडिशनल खर्चा. इट इज वैलिड ओनली फॉर एडिशनल इनकम के साथ होने वाला एडिशनल खर्चा. रिमेंबर दिस लॉजिक, बिकॉज इनकम हो ना हो, कंजम्पशन एक मिनिमम लेवल तक तो होता ही है. लाइवलीहुड एक्सपेंसेस, मिनिमम लाइवलीहुड एक्सपेंसेस, जिसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. याद आया क्या? जिसको सिंबॉलिकली सी बार बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को सी बार. व्हाट इज बार? कांस्टेंट. सो कंजम्पशन विच इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एज सी बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन. यस, इक्वल टू 1 भी हो सकता है अगर आप वैसा अजम्पशन करो कि सेविंग ही नहीं है. अगर आप b इक्वल टू 1 कर दोगे ना तो सेविंग विल बी 0, एंड इन दैट केस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी you can say full 1, and multiplier effect will be infinite. because आपको याद है क्या मल्टीप्लायर क्या बोला था अपने? k is equal to 1 divided by 1 minus mpc. so it is 1 divided by 1 minus 1 बोल रहे हो तुम, so it will be 1 divided by 0. anything divided by 0 is infinite, so k will be infinite in that case. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं एज केस स्टडी बोलते हैं वो लोग तो उसको. ये कोई केस स्टडी नहीं, बहुत सिंपल है ये तो. इफ marginal propensity to consume is 1, investment multiplier will be how much? Infinite. If marginal propensity to consume is 0, investment multiplier will also be 0. क्यों 0 होगा? वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्चुअली 1 ही रहेगा. 0 मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट कुछ नहीं आएगा. 1 इन्वेस्टमेंट करोगे 1 ही मिलेगा आपको. ये देखो ना, ये एमपीसी को अगर आप 0 रख दोगे तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 अपॉन 1 इज 1. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 आया, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ. आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना ही आगे बढ़ रहा है ना, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. वेरी वेरी इजी. एवरेज प्रोपेंसिटी में डेल्टा डेल्टा कैंसिल कर देने का, तो वो एवरेज बन जाता है. तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? कंजम्पशन अपॉन इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन अपॉन investment will give you marginal propensity to consume. Average propensity to consume is nothing but consumption upon investment. अब दोस्तों इस केस में सॉरी एक मिनट रुको. हम लोग सबसे पहले तो सिंबॉलिकली इसको सी करते हैं. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू एक्चुअली टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम करो उसको. आपके इनकम के सामने आप कितना कंज्यूम कर रहे हो उसको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं. एवरेज और मार्जिनल में फर्क क्या है? मार्जिनल इज फॉर एक्स्ट्रा, एवरेज इज फॉर टोटल. तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई था. तो चेंज अगर कैंसिल कर देंगे तो मार्जिनल हटकर एवरेज बनेगा. वो ऐसा याद रखना है आपको, बहुत सिंपल है. ठीक है. Then you have next question as savings function and marginal propensity to save. इसमें डिफरेंस बताओ. सेविंग्स फंक्शन एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पता है? सेविंग फंक्शन क्या होता है? ऑब्वियसली सेविंग इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन समथिंग जिसको सेविंग फंक्शन बोलते हैं. इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम. सो व्हाट शुड बी योर सेविंग फंक्शन? सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ वाई. दिस इज कॉल्ड एज सेविंग फंक्शन. Saving is a function of y. It is saving function. And what is marginal propensity to save? Change in savings upon change in income. Or 1 minus b. What is b? MPC. 1 minus b is marginal propensity to save. देन फ्रेंड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर? ये बोलने की जरूरत है कि आपको शॉर्ट में लिखो. उसको क्या बोलोगे आप? मिनिमम एक्सपेंडिचर टू सस्टेन लाइफ. मिनिमम एक्सपेंडिचर टू सस्टेन लाइफ इज नथिंग बट ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, जिसको सी बार बोलते हैं. ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर जिसको सी बार बोलते हैं. एंड दोस्तों इनकम लेवल कुछ भी हो, ये खर्चा तो लगने ही वाला है. खाना, रहना, इसके लिए जो मिनिमम एक्सपेंडिचर लगने वाला है वो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है.
what happens to aggregate expenditure? What happen if aggregate expenditure were to exceed the economy's production capacity? सोचो, अगर आपका aggregate expenditure, I will write here expenditure, वो भी aggregate वाला, अगर आपका expenditure aggregate expenditure is greater than, you can say, economy's production. ऑब्वियसली ऐसे केस में सप्लाई कम है मगर डिमांड ज्यादा है, तो क्या क्रिएट होगा? इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, राइजिंग प्राइसेस आएंगे आपकी इकोनॉमी में, सो विच विल बी इक्वल टू, इसका इंपैक्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन विल बी देयर इन द इकोनॉमी, जनरल प्राइस राइज होगा और उससे आपका प्राइसेस बढ़ेंगे मगर आउटपुट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, आउटपुट नहीं बढ़ेगा मगर प्राइसेस बढ़ेंगे। क्योंकि प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपकी इकोनॉमी में वो डिमांड क्रिएट हो रहा है जो प्रोडक्शन कैपेसिटी के बाहर है। तो कैन वी से टू मेनी पीपल चेजिंग फॉर फ्यू गुड्स, ये एग्जांपल क्या हो गया? टू मेनी पीपल चेजिंग फॉर फ्यू गुड्स ऑब्वियसली विल लीड टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अच्छा, एक ऊपर वाले पॉइंट में एक पॉइंट मुझे बोलना था, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर की हद तक आपका ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर जो है ये इंडिविजुअल के एंगल से आपने बोल दिया minimum expenditure to sustain life, but autonomous expenditure mainly is incurred by government to upkeep the economy, to provide basic facility to people, whatever the income of government is there, but government को minimum expenditure जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा, otherwise इकोनॉमी में डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। तो जनरली ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर जो है वो उस वक्त भी बोला जाता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के वक्त, याद रखो ये बात है। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, 9th नंबर ना, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। ये तो अपने ऑलरेडी बोल दिया है, एमपीसी एंड मल्टीप्लायर हैज डैश रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। जितना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगा उतना मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होगा, जितना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा होगा उतना वो कम हो जाएगा। देन द इफेक्ट ऑफ इनकम लीकेजेस ऑन मल्टीप्लायर, ये भी हमने बात किया है, आपको याद होगा तो मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल में गड़बड़ किया था, वो यही है। तो इसमें क्या होता है बोलो, अगर लीकेज है, इनकम लीकेज है मल्टीप्लायर में, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट विल डैश, फॉल, डिक्रीज, रिड्यूस। क्योंकि क्या हो रहा है, एग्जाम्पल बोलो मुझे, लीकेज का एग्जाम्पल, इंपोर्ट, इंपोर्ट में इकोनॉमी से पैसा बाहर जाता है और बाहर जाएगा तो सर्कुलर फ्लो कम हो जाएगा, तो वो पॉइंट आएगा। And list down the components of aggregate demand in 3 sector economy। 3 sector economy में aggregate demand क्या क्या होता है, याद है क्या? AD और Y लिखो, AD और Y 3 sector economy के लिए AD और Y is equal to consumption plus investment, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस तीसरा सेक्टर क्या था? गवर्नमेंट था, तो गवर्नमेंट भी आएगा। AD और Y is nothing but consumption plus investment plus government। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है वो बोलता है आपको कि आपके गवर्नमेंट का रोल क्या है 3 सेक्टर इकोनॉमी में। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हाउ मेनी सेक्टर इकोनॉमी? 3 सेक्टर इकोनॉमी। क्योंकि थर्ड सेक्टर वही तो है ना, तो वो इंट्रोड्यूस होने के बाद इकोनॉमी में वो क्या रोल प्ले करता है? नंबर 1 पॉइंट, वो इंपोज करता है टैक्सेस, किस पे? हाउस होल्ड एज वेल एज फर्म, दोनों पे करता है। सेकेंडली वो ट्रांसफर पेमेंट करेगा, सब्सिडीज वगैरह करेगा। ट्रांसफर पेमेंट किसको करेगा? हाउस होल्ड। सब्सिडी किसको करेगा? फर्म। करेक्ट? इसलिए आपके क्वेश्चन में ट्रांसफर पेमेंट अलग लिखा है और सब्सिडी अलग लिखा है आंसर में, आपके रेगुलर नोट्स में अगर आप देखोगे तो। फिर इसके अलावा वो क्या करता है आपके इकोनॉमी में? गवर्नमेंट का रोल क्या है? परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म, बिजनेस, करेक्ट, एंड फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड, ये भी अवेल करता है वो। एंड आपको याद होगा तो फाइनेंशियल मार्केट के हद तक बोरो भी करता है और डिपॉजिट भी करता है। तो ये रोल हो गया गवर्नमेंट का। कितने पॉइंट्स? 5-6 पॉइंट आ जाएंगे। क्या क्या फ्लो में लिखने का है ना आपको, वो समझ जाओ, आपको समझ जाएगा क्या लिखना है। फ्लो कर रहे हो ऐसा सोचो, ऑटोमेटिकली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट, लास्ट बट वन, नेट एक्सपोर्ट। आई थिंक इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात किया है। ट्रेड बैलेंस, ट्रेड सरप्लस, trade deficit, which is good? Surplus. If trade surplus is there, favorable. Trade deficit is there, adverse. Correct?
Then lastly, how do import affect investment multiplier? ये भी अपन ने बात किया. It is reducing the flow because it is a leakage. Import is a leakage. उसकी वजह से आपका सर्कुलर फ्लो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी से उतना पैसा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है. Understood? We'll take a short break here and we'll resume back after the break. And on this chapter, we can say we are done with chapter 1 of your syllabus. 1/4 of your economic syllabus is over. Main part is over. इसका मगर क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग अपने को करना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ब्रेक में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. कुछ पार्ट पहले, कुछ पार्ट थोड़ी देर बाद. ओके, लेट्स स्टॉप हियर फॉर अ व्हाइल.